बिल्कुल सही। इसका मतलब जब मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर, 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n का स्क्वायर, और सिग्मा क्या करेगा, इन सभी टर्म्स को जोड़ देगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये रिजल्ट तब मान्य है, तब एप्लीकेबल है जब स्टार्टिंग में 1 आए। रिजल्ट आते कहां से हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर का फंक्शन लिखो, दैट इज r क्यूब माइनस r माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो सर r क्यूब माइनस r माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, सर दिस इज r क्यूब माइनस r और माइनस 3r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3r, ठीक है। हाँ, ये हो गया। तो सर जब माइनस साइन को अंदर भेजा तो ये माइनस r क्यूब, ये गया माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये माइनस हो गया। तो बेसिकली यहां पर मैं लिख सकता हूं सर, ये आ गया 1 प्लस 3r स्क्वायर माइनस 3r, ठीक है ना। एंड दिस इज वैलिड फॉर सारे के सारे r के लिए, वैसे तो ये वैलिड है, बट हम इसमें r की इंटीग्रल वैल्यूज रखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने r की वैल्यू 1 रखी, तो 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर 1 प्लस 3 माइनस 3, या 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। फिर जब मैं r की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये आ जाएगा सर 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। फिर जब मैं r की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये आ जाएगा 1, फिर दिस इज 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। ऐसे करते करते आप r की वैल्यू जब n रखोगे तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, ये 3 इंटू n का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n। हाँ, ठीक है ये वाली चीज। अब जब मैं इन सबको ऐड करूंगा, तो जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा, ये बताओ आपने r की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट किया, तो ये 1 कितनी बार ऐड हुआ, सर 1 ऐड हो गया n टाइम्स, तो ये आ जाएगा n। इन सभी में से आप 3 कॉमन ले लो, जैसे 3 कॉमन लूंगा ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, टिल कहां तक सर n का स्क्वायर, माइनस इन सभी में से आप 3 कॉमन ले लो, माइनस साइन के बाद में इन सभी में से माइनस 3 कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 टिल कहां तक n तक। तो सर ये तो एक एपी बन रही है, इसका जवाब हम जानते हैं, ये n लिखा हुआ है, ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। और इस तरफ जरा देखना, बढ़िया काटा पीटी हो रही है, सर ये तो 0 है, ये 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये 2 क्यूब, ये माइनस 2 क्यूब, ये 3 क्यूब, ये माइनस 3 क्यूब, ये वाली टर्म इसको उड़ाएगी, तो यहां बचेगा सर फाइनली n क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास में इज इक्वल टू n प्लस 3 टाइम्स दिस इज रिक्वायर्ड पार्ट j इंटू, सर ये कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसमें एपी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां से आप n के टर्म्स में इसका पूरे आंसर सॉल्व कर लो, तो ये जवाब आएगा n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब सिमिलरली मान लो मुझे पावर 4 वाली, या सॉरी मुझे ये वाली फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर r की पावर 4 माइनस r माइनस 1 की पावर 4 का एक्सप्रेशन लिखकर ये सब काम करना है। तो सबसे ज्यादा मेजरली यूज होने वाली r की पावर 5 माइनस r माइनस 1 की पावर 5, इसका एक्सप्रेशन ओपन करना है, फिर जोड़ देना है। तो सर वापस वहां से हमारे पास में r की पावर 4 का भी आंसर आ जाएगा, तो इसका कोई अंत नहीं है, पावर 5 फिर पावर 6 ऐसे चलते जाएगा, बाय r मल्टीप्लाई बाय r शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट। अब इस पूरे की कहानी का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट पहले इतना ध्यान रखो कि अगर आपको इस एजीपी का सम निकालना है तो r से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करके घटा दो। अब ये शिफ्ट का मतलब क्या है, ये r मल्टीप्लाई वाला काम नहीं फॉलो कर रहे, बट मुझे आगे जाते वक्त हर एक टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है ना। तो जिस सीक्वेंस में r से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिन सीक्वेंस में r से मल्टीप्लाई हो रहा है उनका सम निकालने का भी तरीका यही है, मल्टीप्लाई बाय r शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट, ठीक है। आई नो, क्योंकि आपको हो सकता है तुम सोचोगे सर जिसमें सबने एपी कुछ कोफिशिएंट्स एपी में हो फिर r से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही तरीका लगाना, नहीं, मैंने उसके नीचे एक बात लिख दी है, किसी भी सीक्वेंस में अगर r से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे तो यही काम करना है। और थोड़ा पेशेंस रखना, कई बार मल्टीपल लेयर एजीपी भी होती है, मैं उसको ऐसे बोलता हूं लेयर एजीपी। अब सर ये मल्टीपल लेयर एजीपी आप किसको बोल रहे हो, मल्टीपल लेयर एजीपी का मतलब है कि कई बार ये प्रोसेस आपको 2 टाइम्स करना पड़ सकता है, कि मल्टीप्लाई शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई बाय r शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट, तब जाकर आपको जीपी दिखाई दे। अब तक जितनी भी बातें मैंने की वो सारी 2 की पावर 3, फिर 4/2 की पावर 4 और टिल इंफिनिटी, नंबर ऑफ टर्म्स आर इंफिनिटी, ठीक है। अब आपको दिखना चाहिए कि कुछ लोग तो जो एपी वाली जो टर्म्स होती हैं उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, हाँ सर 1 2 3 4 ये सब लोग किसमें होते हैं, एपी में। और साथ साथ में हम जब आगे बढ़ रहे हैं हर टर्म में तो 1/2 से मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, मतलब जीपी वाला काम भी हो रहा है, तो सर इसको हम एजीपी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एजीपी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सम कैसे निकालना है जो बताया वापस ध्यान से देखना, कि आप क्या करो इस सीक्वेंस को रीराइट कर लो, ठीक है ना। इस सीक्वेंस को हमने क्या रीराइट कर लिया, मल्टीप्लाई करना, आराम से देख लेना, मल्टीप्लाई बाय r, तो वो जिस नंबर से मतलब उस सीक्वेंस में आपने देखा ना किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो नंबर की पहचान में आएगा, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करके घटा दो, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2 पूरी इक्वेशन को। तो सर ये तो आ गया s/2। बेसिकली शिफ्ट करने का मतलब है कि अगर कुछ नंबर्स का एडिशन लिखा हुआ है तो उसमें 1 + 2 + 3 में अगर मैं पहली टर्म 0 डाल दूं, एडिशन में 0 डाल दूं कि पहली टर्म 0 है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो आंसर इस तरह नो, तो बस पहली टर्म 0 कर दो। अब इसमें बच्चों को माथा फोड़ लेते, बोले सर बस। अब जब तू 1/2 से मल्टीप्लाई करता तो तू पहली टर्म क्या लिखता, सर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते, तो बस वो टर्म यहां से लिखनी स्टार्ट करते, तो ये 1/2 का स्क्वायर, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/2 क्यूब, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/2 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, एंड दिस इज टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो सर अब दोनों को आप क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट लो भैया, तो जैसे ही मैं सबट्रैक्ट करूंगा दैट इज s - s/2, तो ये s/2 हो जाएगा। अच्छा वर्टिकली सबट्रैक्ट करना है, मेरे ख्याल से ये समझ में आता है सबको, हाफ में से 0 गया सर दिस इज हाफ, 2/4 में से 1/4 गया तो सर दिस इज 1/4 दैट इज 1/2 स्क्वायर, 3/2 क्यूब में से 2/2 क्यूब गया तो सर ये आ जाएगा 1/2 क्यूब, फिर ये आ जाएगा सर 1/2 की पावर 4, ऐसे करते करते नंबर ऑफ टर्म्स टिल इंफिनिटी है। और वैसे भी सर ये कन्वर्जिंग सीरीज है, डाइवर्जिंग तो है नहीं, कन्वर्जिंग में इनफिनिट टर्म्स का सम पूछेगा, तो इस केस में आप लास्ट टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, बट जब 30 तक दे दे तो फिर लास्ट टर्म का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या है हाफ, कॉमन रेशियो क्या है सर, वो भी हाफ, तो a/1 - r, ये वैल्यू आ गई सर s/2 की, तो बेसिकली सर s जो है वो क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ना। हो रहा होता है या एजीपी में हमें बताया गया था कि एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो वो यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोले सर बिल्कुल हो रहा है, तो मैंने प्रोसेस से मैं इसका भी सम निकाल लेंगे, ठीक है ना। पूरी सीक्वेंस को जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो और पहली टर्म 0 लिख दो, 0 लिख दो, 0 बना मत दो, पहली टर्म 0 लिख दो सर। अब ये भी तो दिस इज 1/5 इंटू 1/3, फिर ये वाली टर्म जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 + 1/5 इंटू 1/3 का स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म। अच्छा सर आपने इसको अब की बार एजीपी क्यों नहीं बोला, मैंने जीपी वाला काम हो रहा है, ये वाले जो लोग हैं ना 1/5 ये जीपी नहीं है भाई,
ठीक है, ये जीपी नहीं है। तो 5 प्लस 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इन सबको घटा दीजिए प्लीज। तो जैसे ही घटाऊंगा मैं, तो s माइनस s/3 इज 2s/3। सर यहाँ पे आ जाएगा 1/5 माइनस 0। अब जरा देखना 1/3 कॉमन लूं तो 1 प्लस 1/5 में से 1/5 गया तो दिस इज 1 इंटू 1/3। ठीक है ना। अब सर 1/3 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो इसमें 1 प्लस 1/5 टर्म गई तो ये आएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब जब हम इन दोनों में से 1/3 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, कितनी टर्म्स गई बेटा? ये इतनी टर्म्स तो यहां भी लिखी हुई है सर, ये गई तो 1/5 का क्यूब बचा, है ना। फिर बना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे 1 लिख लो तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर भी 1, इसको घटाओगे तो ये 1/5 बचेगा। ठीक है ना। अब दिखा कुछ? हाँ सर दिख गया। मैंने क्या दिखा मुझे भी बता दे। बोले सर कुछ नहीं आप सर, ये एक इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बन गया। मैंने बिल्कुल सही, जिसकी पहली टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/15 है। यहाँ जाते वक्त 1/15, फिर 1/15 से फिर मल्टीप्लाई हुआ, 1/15 से फिर मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। अगर मान लो तुम यहाँ पे 1/5 नहीं मतलब 1/5 लिखे रहने दोगे तो कुछ नहीं, फिर मुझे उस एक टर्म को छोड़ना पड़ेगा, उसके आगे से फिर मैं सॉल्व करूंगा और कोई दिक्कत आएगा वो आ जाएगा 1/1 माइनस 1/15। किसी को ये तो डाउट नहीं है सर ये आप क्या लगा रहे हो? एक इनफाइनाइट जीपी का सम जिसमें फर्स्ट टर्म इज a दैट इज 1, कॉमन रेशियो इज 1/15 r, तो a upon 1 माइनस r, तो ये हो जाएगा सर 2s/3। तो ये कितना आ गया बेटा? 15/14 आ गया। जरा देखना तो 2s/3 इज 15/14। ठीक है ना भाई। हाँ तो s की वैल्यू आ गई बेटा 45/28। ठीक है ना। दिस इज अवर s। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्वेश्चन है ना वो एक साथ इकट्ठे कर लो। मैंने कहा हाँ। फिर जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 1/3 दैट इज 1/3। फिर ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 1/3 का स्क्वायर। फिर ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 1/3 का क्यूब। और नंबर ऑफ टर्म जा रही है टिल इंफिनिटी, इसको ऐसे रहने दो। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर उसने बोला नेक्स्ट काम एक काम और करो। मैंने बता भाई, बोले अब की बार 1/5 का कोएफिशिएंट इकट्ठा कर लो। मैंने ठीक है। ठीक है तो 1/5 इंटू 1/3, तो 1/5 का कोएफिशिएंट इकट्ठा कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो 1/5 इंटू 1/3 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 1/3। फिर सर इसमें 1/5 का कोएफिशिएंट होगा 1/3 का स्क्वायर, इसमें 1/5 का कोएफिशिएंट होगा 1/3 का क्यूब, और ऐसे चलता जाएगा कहां तक सर? इनफिनिटी, है ना। चलिए प्लस, अब सर हम समझ गए। अब आप 1/5 स्क्वायर का कोएफिशिएंट इकट्ठा करोगे। मैंने कहा हाँ यार, तो 1/5 स्क्वायर की टर्म तो आई इसमें, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा टिल इनफिनिटी। और ये प्रोग्राम ऐसे चलता जाएगा। ऐसे नहीं होगा, तो अलग अलग सीरीज मल्टीप्लाई करके किसी का कोएफिशिएंट आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा मतलब? तो a upon 1 माइनस 1/3, तो दिस इज 3/2, मतलब a upon 1 माइनस r, है ना। और सर ये आ जाएगा आपके पास में 1/5 इंटू a अपॉन 1 माइनस r, कॉमन रेशियो इसमें भी यही है। फिर ये आ जाएगा सर 1/5 स्क्वायर इंटू इसकी जो a है वो 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/r। ठीक है। हाँ ये लो सर। तो मैंने कहा ये वाली टर्म है ना सब में से कॉमन आ रही है। बोले हाँ सर, तो ये मैंने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2। और पीछे देखो ध्यान से, ये बचा 1, ये 1/3 इंटू 1/5 दिस इज 1/5 इंटू 3। फिर ये क्या बच रहा है 1/3 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर। ये वही कहानी बन गई जो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। ठीक है। 21 20 की पावर 18, फिर 3 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 20 की पावर 17, ऐसे चलता गया। और लास्ट टर्म पता कितना है? ये वाली टर्म, ये 20 इंटू 20 की पावर 0 और 21 की पावर 19। ठीक है। ये सीरीज का सम वो पूछ रहा है। पहले आप ये स्पेशल जीपी देखो, पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही, करते करते लास्ट टर्म ये है। ध्यान रखना सर, ये 20, मैंने ये 20 आया नंबर ऑफ टर्म्स की वजह से कि हर टर्म के साथ जो है वो आप एक 1 एक 2 एक 3, तो ये 20th टर्म है तो इसका 20 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो ठीक है सर, तो हमें जीपी तो दिखी। मैंने कॉमन रेशियो क्या है क्योंकि वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां जाते वक्त आपने 21/20 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहां से यहां जाते वक्त भी आपने 21/20 से मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली आप क्या करने वाले हो सर? इसको 21/20 से मल्टीप्लाई करने वाले हो और शिफ्ट करके घटाने वाले हो। मैंने कहा हाँ यार, तो पहली टर्म जो है बेसिकली उसको 0 रख दो। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1, इसको मैंने क्या किया 21/20 से मल्टीप्लाई किया, तो 21/20 तो 20 की पावर 18 हो जाएगा, है ना। अरे भाई 20 की पावर 19 है ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में 20 आएगा तो एक पावर कम कर देगा ना इसकी। ठीक है सर। फिर सर इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज 2 इंटू 21 की एक पावर बढ़ जाएगी और 20 की पावर 17 सॉरी सर कैसे कर रहे हो? अरे मैंने कहा 2 21 इंटू 20 की पावर 18 है, इसको मैं 21/20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर 2 होगी और इसकी एक पावर कम होगी, वही तो लिखा है। ठीक है सर। ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। ये वाली टर्म अब जरा देखना, ये एक एजीपी बनी है बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है, इनफिनिटी तक नहीं जा रही, आप लास्ट टर्म इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब लास्ट टर्म पिक्चर में रहती है तो थोड़ा सचेत होकर जवाब देना है। तो सर यहां पर आएगा 20, आपने किस किस से कर दिया इसको मल्टीप्लाई? 21/20 से। 4 घंटे ठीक है क्या? आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर? इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 21/20 से। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा देखते रहना। चलिए तो सर ये कितना आ गया 1 माइनस 21/20, तो माइनस 1/20 दैट इज माइनस 1/20 और यहां पर आ जाएगा s। सर ये आ जाएगा 20 की पावर 19। अब इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 20 की पावर 18। इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, दोनों टर्म सेम है, तो इसका 21 मतलब 3 माइनस 2 दैट इज 1। और यहां पर पता है इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? इसके नीचे लिखा जाएगा 19 इंटू 21 की पावर 19, तो ये आ जाएगा सर इन दोनों को घटाकर 21 की पावर 19 और माइनस 21 की पावर 20। ये वाली टर्म सर माइनस 2 क्योंकि ये किसी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, एज इट इज आएगी। ठीक है भाई। अब ये जो है ये बन गई सर एक एजीपी, है ना।
ये पूरी की पूरी क्या बन गई सर हमारे पास में एक एजीपी बन गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ए की पावर एन से शुरू किया है, बी की पावर एन पर जाकर खत्म किया है, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा सर? दैट इज बी की पावर जहां जाकर रुके उससे एक पावर ज्यादा माइनस ए की पावर एक पावर ज्यादा होल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 20, ये इस एजीपी का सम माइनस एस अपॉन 20 ये रहा और माइनस 21 अपॉन 20 ये रहा। ठीक है, अब जरा देखने वाली बात है कि सर ये लिखा हुआ 1, ठीक है, तो ये और ये पूरा का पूरा गया, तो बेसिकली सर एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन और माइनस साइन गया, तो ये आ जाएगा 20 की पावर 21। और भैया जो है वो 20 की पावर 19 बोलना चाह रहे हैं, तो सर एक काम करो 20 की पावर 2 अलग कर लो और 20 की पावर 19 ये अपना सम बोल दो, इसको आप के बोल दो, तो के कितना हो गया सर? के इज बेसिकली 400। दिस इज अवर एफएनएफ। क्यों? क्योंकि 1 4 अपॉन के प्लस 8 अपॉन के स्क्वायर प्लस 13 अपॉन के क्यूब प्लस 19 अपॉन के की पावर 4। सर ये जीपी वाला काम तो इसमें हो रहा है, 1 बाई के से मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जा रहा है, बट ये जो है ना 1 4 8 13 19 ये लोग एपी में नहीं है, ध्यान से देखो ये लोग एपी में नहीं है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस आएगा 3, इसका डिफरेंस आएगा 4, इसका डिफरेंस कितना आएगा सर 8 और 5 13 और इसका डिफरेंस आएगा 6, इनका डिफरेंस एपी में है, तो इसलिए हमें 2 बार घटाना पड़ेगा। तो सर अब की बार हमने किससे मल्टीप्लाई किया? एस को कर दिया 1 बाई के से मल्टीप्लाई, है ना, और पहली टर्म को लिखा 0, इसको शिफ्ट करके दैट इज 1 बाई के, सर ये हो जाएगा 4 बाई के स्क्वायर, ये आ जाएगा सर 8 बाई के क्यूब, और ऐसे मेरे ख्याल से आप समझ गए 13 बाई के की पावर 4 और टिल इंफिनिटी। अब घटा दे भाई, तो s माइनस s बाई के, तो s माइनस 1 s इंटू 1 माइनस 1 बाई के, एक में से 0 गया 1, ये आ जाएगा सर 3 बाई के, है ना, 4 बाई के माइनस 1 बाई के, ये आ जाएगा सर 4 बाई के स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा सर 5 बाई के क्यूब, और फिर ये आ जाएगा सर 6 बाई के की पावर 4 टिल इंफिनिटी, है ना। अब इसमें मुझे वापस से एक ये एजीपी वाली मतलब इसको मैं पूरे को लेट से m बोल रहा हूं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं बेटा? m, तो 3 अपॉन के से प्लस 4 अपॉन के स्क्वायर से प्लस 5 अपॉन के क्यूब से 6 अपॉन के की पावर 4 से और टिल इंफिनिटी। तो सर ये वापस से एजीपी है, हाँ तो 3 4 5 ये सब लोग तो एपी में होते हैं, है ना। अब कोई बच्चा बोले सर आपने इसको क्यों नहीं लिया अकाउंट में? मैंने कहा यार फिर 1 के बाद में 2 का गैप आ गया ना, तो वो एपी वाला काम ए से 1 बाई के से मल्टीप्लाई किया और शिफ्ट करूंगा बाद में। पहली टर्म लिख दी 0, इसको यहां लिख रहा हूं दैट इज 3 बाई के स्क्वायर प्लस दिस इज 4 बाई के क्यूब प्लस 5 बाई के की पावर 4, और अब एक बार और घटाओ, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे सर दिस इज m into 1 minus 1 by k, दिस इज 3 by k minus 0, है ना, 3 by k minus 0 4 by k स्क्वायर minus 3 by k स्क्वायर, दिस इज 1 by k स्क्वायर प्लस 1 by k क्यूब प्लस 1 by k की पावर 4 टिल इंफिनिटी। सर ये यहां से लेकर यहां तक एक जीपी बन रही है, उस फर्स्ट टर्म इज 1 by k स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो इज 1 by k a upon 1 minus r, और ये हो गया सर 3 by k इज इक्वल टू m into k minus 1 by k, ठीक है ना बेटा। और सर इसको भी आप क्या लिख सकते हो, दिस इज k minus 1 by k, फिर एक k और ये उड़ा दिया तो ये k इधर आ जाएगा, मतलब बेसिकली दिस इज 1 by k into k minus 1, ठीक है भाई। अब के नेचुरल नंबर है तो 0 तो हो नहीं सकता, ये लो भाई, ये लो भाई, या फिर m की वैल्यू बोलोगे तो 3 अपॉन k minus 1 प्लस 1 अपॉन k minus 1 का स्क्वायर, तो सर ये आ गया आपके पास में k minus 1 अपॉन k बराबर 1 प्लस m की वैल्यू जो कि मैं यहां से निकाल के ला रहा हूं 3 अपॉन k minus 1 प्लस 1 अपॉन k minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एक काम कर, s की वैल्यू आपको 10 दे रखी है और हमें आंसर बताना है, तो पहले मैंने क्या किया k minus 1 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा सर क्यूब, ठीक है। तो सर ये वाला जो है ना k minus 1 ये गया, अब ये डिनोमिनेटर वाला k उसको मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो यहां पर k यहां पर k, s की वैल्यू ये आ गया, और सर s आपको दे रखा है 10, अरे वाह। अब ये देखो एक केस नेचुरल नंबर है, वैसे तो देखो इसको एक्चुअल में सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, क्यूबिक बनाओ, फिर उस क्यूबिक में कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है हिडन ट्रायल से जाओ, एक तरीका तो वो है, और सबका डिनोमिनेटर अलग है ना, और के नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि अलग-अलग फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर अलग-अलग हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अलग-अलग फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर अलग-अलग हो वो फ्रैक्शन जुड़कर 10 नहीं बन सकते भाई, है ना, बट फिट बैठ रहा है। होल सोल मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, कितने लोगों को ये दिखाई दिया कि कोई नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सर k1 तो होगा नहीं, k2 सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखो, क्योंकि 2 पर क्या होगा डिनोमिनेटर 1, 3 into 2 6 6 plus 2 4 4 plus 2 सॉरी 6 plus 2 8 8 plus 2 10, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो सर k बराबर 2 इज अवर एफएनएफ, और k2 सेटिस्फाई कर रहा है, कोई रीजन तो है नहीं k को रिजेक्ट करने का, तो सर ये हमारा एफएनएफ हो गया। बट अगर आप पूरा मेथड जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये क्यूबिक बनाकर सॉल्व करना है, वहां से भी k की वैल्यू 2 आती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सिग्मा से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज एज सेम एज k सिग्मा r की वैल्यू a से लेकर b f ऑफ r, ठीक है। तो सर ये हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो सिग्मा होता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है भाई, fr प्लस माइनस g ऑफ r, और सिग्मा r की वैल्यू अगर a से लेकर b है, ठीक है, तो ये सिग्मा आप इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो दिस इज सिग्मा f ऑफ r, r की वैल्यू a से लेकर b, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन, सिग्मा r की वैल्यू a से लेकर b g ऑफ r, f ऑफ r और g ऑफ r का मतलब क्या है, अलग-अलग फंक्शन ऑफ r, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अगर मान लो मैं तीसरी चीज आपसे पूछूं कि सिग्मा ऑफ एनी कांस्टेंट, कि सिग्मा के आगे कोई कांस्टेंट है, इसका अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 5 और यहां लिखा हुआ है 3, तो इसका आंसर 3 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा पता है, ध्यान से देखना कि सर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी 3 रहेगा, 2 पुट करेंगे तो भी 3 रहेगा, क्यों? क्योंकि ये जो यहां पर आपने लिखा है सिग्मा के आगे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, ये r से इंडिपेंडेंट है, मतलब आप इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो मतलब सर r की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 3 रहा, 2 पुट करने पर 3 रहा, 3 पुट करने पर भी 3 रहा, r की वैल्यू 4 पुट करने पर भी 3 रहा, 5 पुट करने पर भी 3 रहा, सारी वैल्यूज पुट करती सिग्मा क्या करता है सर, इन सबको जो आपने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला है या जो टर्म्स आई हैं उन सबको ऐड करता है, तो बेसिकली सर दिस इज 3 into 5 आंसर आ गया 15। तो दोस्तों जब भी सिग्मा के आगे कोई कांस्टेंट फंसा हो या कांस्टेंट लगा हो, दैट मींस हमें ये देखना है कि लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक कितनी बार सिग्मा उसको जोड़ेगा। यहीं पर ही अगर मैं सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर 5 और यहां 3 लिख दूं, तो अब इसका आंसर भी कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर आंसर इज स्टिल 15। मैंने कहा क्यों भाई? बोलेगी सर 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 पर तो वैल्यू 0 आ जाएगी। मैंने कहा ये तो गलत सोच रहे हो, r की वैल्यू जब आप 0 रखोगे
तो आर तो है ही नहीं ना भाई इसमें, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप ये बोलोगे कि जीरो वाले टाइम पर भी जब हम आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तब भी ये 3 रहेगा, 1 पर भी 3 रहेगा, 2 पर भी 3, 3 पर भी 3, 4 पर भी 3, 5 पर भी 3, मतलब 0 से लेकर 5 तक ये सिग्मा इसको कितनी बार जोड़ेगा सर? 6 बार। तो 6 × 3 दैट इज 18 हमारा आंसर आएगा, ना कि 15। ठीक है, और वहीं पर ही अगर मान लो सिग्मा आर की वैल्यू -1 से लेकर 5 हो जाती तो अगर ये क्लियर नहीं -1 से लेकर 5 हो जाती तो -1 से लेकर 5 सर ये इसको 7 बार ऐड करेगा। ठीक है ना, तो 7 टाइम्स, क्योंकि लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट कितने नंबर्स आ गए सर? 7 नंबर्स आ रहे हैं। -1 0 1 2 3 4 5, तो सर 7 × 3 दैट इज 21। बस इस चीज का ध्यान रखना। तो ये छोटी सी, आपके पास में कोई भी सीरीज दिखाई दे, ठीक है, आपके पास में कोई भी सीरीज दिखाई दे, आप उस सीरीज की पहले जनरल टर्म लिखो। अब जनरल टर्म लिखने के भी दो तरीके हो सकते हैं बेटा, एक होता है मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन या फिर डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये बाय ऑब्जर्वेशन वाला काम तो बहुत ही अच्छे से काम करता है, मतलब दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन, या फिर डायरेक्टली बाय मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये भी क्या इसका एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जनरल टर्म लिखी, फिर उसको आप क्या करो? सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई एंड अप्लाई सिग्मा। अप्लाई सिग्मा मतलब कि अगर आपको एसएन चाहिए दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो वो होता है सिग्मा ऑफ जनरल टर्म। अब आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी ये आप सवाल में जाकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी मिसलिनियस सीरीज का क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपके सामने एक रोड मैप तैयार कर दी। 23 से स्टार्ट करना बेटा, तो 23 का क्यूब, फिर 24 का क्यूब, फिर 25 का क्यूब, ऐसे करते करते से टिल कहां तक? 50 के क्यूब तक, है ना। तो अब आप इस पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते। पहले तो अगर मान लो मैं आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं, तो कुछ बच्चे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स में ही गलती कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नॉट का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। वो बोलेंगे सर दैट इज 50 - 23, तो 27 टर्म्स आ गई, गलत बात, इसमें 28 टर्म्स है। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो आप एक टर्म कम कर देते हो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 5 कितनी टर्म्स लिखी हुई है, तो तुम बोलोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल, तो सर 4 टर्म लिखी हुई है, जबकि एक्चुअल में क्या है? 5। एक उस पोजीशन वाली भी तो काउंट होगी, तो दैट इज 50 - 23 दैट इज 27, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा 28। हां, कितनी टर्म्स है सर? 20 से कहानी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसको वैसे कर दें। वैसे तो हम सब्स्टिट्यूशन से इस लिमिट को 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, हम लिमिट भी चेंज करते हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, सर इन लोगों की कमी थी, है ना, प्लस इतना आपने हमें दे रखा है ना। तो मैंने तूने क्या किया सर? कुछ नहीं बोले सर, हमने इतना पार्ट ऐड कर दिया, जो पार्ट मिसिंग था ना वो वाला पार्ट हमने ऐड कर दिया, और वही पार्ट हमने क्या किया सर? सब्ट्रैक्ट भी कर दिया लास्ट में। ठीक है, ब्रैकेट बनाकर हमने क्या किया? इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब मैं बहुत आसानी से इस पे फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि मैं ये क्या बोलूंगा? दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा भाई, n की वैल्यू होगी 50, तो n n+1/2 का होल स्क्वायर, है ना, क्यूब्स का सम पता है ना, कि जो भी लास्ट वैल्यू है जहां पर आप जाकर रुक रहे हो, जब 1 से स्टार्ट करके सारे नेचुरल नंबर्स का सम जहां पर जाकर रुक रहे हो, तो n वहां से पिक करना है और n n+1/2 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है सर, तो ये तो हो गया। फिर मैंने कहा माइनस के बाद में सर इसको भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट हुआ 22 पर जाकर रुक गया, तो 22 × 22 + 1 दैट इज 23/2 का होल स्क्वायर। सर दिस इज आवर एफएनएफ, इसको सिंपलीफाई कर लो, तो ये इसका जवाब हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बताओ बाय ऑब्जर्वेशन इसकी जनरल टर्म क्या होगी? इसकी बाय ऑब्जर्वेशन जनरल टर्म क्या होगी? देखो, और आप ऑब्जर्वेशन पहचान सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन सभी में एक एक टर्म जोड़ दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। 3 + 1 = 4, 8 + 1 = 9, 5 + 1 = 16, 24 + 1 = 25, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो मतलब सर हमारी जो जनरल टर्म होगी, जिसको आप TR बोल दो, तो सर वो ये है R² - 1। यही बात क्लियर? बट आप इसमें R की वैल्यू 1 मत रखना, है ना। अब इसमें भी दो पार्ट आते हैं सर, मैं तो R की वैल्यू हमेशा 1 ही रखूंगा, तो R की वैल्यू 1 रखेगा तो फिर तू R+1 का स्क्वायर -1 बोल, ताकि जब तू R की वैल्यू 1 रखे तो यहां बने 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 पहली टर्म 3 आ जाए। R की वैल्यू अगर तू 2 रखे तो ये बने 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 आ जाए सेकंड टर्म। ठीक है, जब तूने R की वैल्यू 2 रखी, 3 रखी, तो सर ये बनेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 15। ठीक है, तो ये तो ये दोनों ही काम चलेगा, क्योंकि जो बच्चा ऐसे जनरल टर्म लिखेगा वो हमारा रिक्वायर्ड सम क्या बोलेगा? सिग्मा R² - 1, बट पहली टर्म R = 2 से शुरू हो रही है, ताकि 2 रखे तो सर फिर ये 3 बनेगा ना, 1 पे रखने पे 0 बन जाएगा। तो ये बच्चे ने बोला सर 1 रख दे तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा 1 रख दे तो क्या दिक्कत है, मतलब कि सर 1 रखने पर ये 0 बन रहा है, 0 एडिशन में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारी सर कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी। तो मैंने देख R की वैल्यू पहले 2 पर, ये तेरा 3 बन रहा है, ठीक है ना। कहां तक जाना है तुझे? 15 टर्म्स तक जाना है, तो 15 टर्म्स के लिए तुझे 16 रखना पड़ेगा, तब जाके तेरे पास टोटल जो है वो क्या आएगी? टर्म्स 15 आएगी ना, फाइनल माइनस इनिशियल +1, 15 टर्म्स अब हुई हैं। ठीक है, और इसी को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर ये कैसे, ये दोनों सेम कैसे हो जाएंगे? अबे यार देख इधर, पहले तो सेम का लॉजिक सुन ले कि मैं 2 से लेकर 16 जा रहा हूं, इसी को ही मैं सिग्मा R की वैल्यू 1 से लेकर 16 लेकर जा रहा हूं। उसका लॉजिक ये है कि R = 1 रखने पर पहली टर्म 0 बन रही है, और 0 एडिशन में लिखो ना लिखो कुछ फर्क पड़ता है सर? नहीं। तो मैंने कहा इसका आंसर तू क्या बोलेगा? सर सिग्मा एडिशन सब्ट्रैक्शन में बढ़ जाता है, तो ये आ जाएगा सिग्मा R² - सिग्मा 1, R की वैल्यू 1 से लेकर 16, और ये भी R की वैल्यू 1 से लेकर 16। पहले 16 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम दैट इज 16 n n+1 × 2n + 1, 2n n ये है, तो 2 × n 32 + 1 दैट इज 33/6 आ गया सर, और -1 से लेकर 16 ये इसको कितनी बार जोड़ेगा सर? 16 बार। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले सर ये देखो यहां पे तो अलग आंसर आएगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आजा भाई। पहले तो ये बताओ कि ये इस 1 को कितनी बार जोड़ेगा? तो सर जितनी बार ये सिग्मा ऑपरेट होगा, मतलब जितनी इसमें R की वैल्यूज है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 14 + 1, तो सर वो इसको 15 बार जोड़ेगा। सर ये देखो आ गया डिफरेंस। अरे मैंने कहा रुक जा भाई, थामा। हां, फिर मैंने ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 2² + 3² टिल 16 का स्क्वायर। आपने बोला था फार्मूला लगाने के लिए 1 होना चाहिए, तो 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है सर? पहले 16 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, तो दैट इज n n+1 × 2n + 1/6, और ये एक -1, इन दोनों का एडिशन कितना आ गया? -16, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज सेम लिखी हुई है। ठीक है, हां, तो सर यहां से हमारा आंसर अब आ जाएगा। और जो बच्चा ऐसे TR लिख रहा है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो क्या बोलेगा सर? दिस इज R + 1 का होल स्क्वायर -1
और r की वैल्यू 1 से लेकर, क्योंकि उसकी 1 रखने पर वैल्यू 3 बन रही है, पहली टर्म 1 रखने पर 3 बन रही है, 1 से लेकर 15 तक। तो ये सारे मतलब ये और ये सेम आंसर आपको देने वाले हैं। तो यहां पर आपने जनरल टर्म बाय ऑब्जर्वेशन लिखी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहां पर सर जो सिग्मा के आगे लिखा हुआ है उसको आपने ऑलरेडी देखा है, मैंने सिंपलीफाई कर लिया इसको। ये क्या लिखा हुआ है? पहले k नेचुरल नंबर्स का सम। तो सर पहले नेचुरल नंबर्स का सम होता तो आप n * n + 1/2 लिखते। पहले k नेचुरल नंबर्स का सम है तो आप क्या लिखोगे? k * k + 1/2 और एक 2 ऑलरेडी है तो ये 4 आ जाएगा। बेसिकली सर ak ये है। अब ये जो ak है ये सिग्मा के आगे लिखना है सर, ये लो भाई। सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर 10, तो k * k + 1/4, ठीक है। अब ये जो 1/4 है 1/4, ये कांस्टेंट भी और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो 1/4 बाहर। ये क्या लिखा हुआ है सर? इनका मल्टीप्लिकेशन दिस इज k² + k। सिग्मा जो है वो एडिशन पे बढ़ जाता है, और लिमिट क्या है सर? k की वैल्यू 1 से लेकर 10 है ना, बस। अब सर ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, डायरेक्ट फार्मूला, दैट इज 10 * 10 + 1 * 2n + 1/6, n + 1 2n + 1/6, और ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम, दैट इज n + 1/2, और सर बाहर 1/4 है। तो ये हमारा सम आ गया सर इस केस में। तो बेसिकली जो भी आपको देखा है उस पे सिग्मा लगाती है, सिग्मा का रिजल्ट अगर याद है तो आप डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इसकी जो टीआर है, पहली टर्म में ऊपर एक ही टर्म है, दूसरी टर्म में ऊपर दो लोगों का सम है, पहले दो नेचुरल नंबर्स में, तीसरी टर्म में पहले 3 नेचुरल नंबर्स का सम है, चौथी टर्म में पहले 4 नेचुरल नंबर्स का सम है। तो इसकी जो आरथ टर्म होगी या जो आप आरथ लिख रहे हो, तो उसमें सर पहले r नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का मतलब सम होगा, और सबके नीचे 2 तो है ही सर, ये लो। तो पहले ऑब्जर्वेशन से टीआर आपने ये लिखा, मैंने टीआर लिखा है, तुम चाहे टी के लिख लो या फिर ए के लिख लो, एक ही बात है, तो वो ऐसा लिख दिखेगा। फिर उसको सिंपलीफाई करो, फिर सिग्मा के आगे ले जाओ, तो बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो कि सर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, दिस इज r + 1/4। अब r की वैल्यू 1 पुट करने पर ये कितना आ रहा है? 1/2। आपकी पहली टर्म भी 1/2 है, आपकी दूसरी टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 + 2/2 मतलब 3/2, तो r की वैल्यू 2 पुट कर इसमें, तो 3 * 2/4 तो पूरा 3/2 आ रहा है। तीसरी टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है सर? 6/2 3 आ रहा है सर, तो आप यहाँ पे r की वैल्यू 3 पुट करो, तो 4 4 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो वो भी 3 आ रहा है। तो ये और ये सीरीज दोनों सेम लिखी हुई है, मतलब इनकी जनरल टर्म सेम है। और अब हम इनका सम निकाल लेंगे सर, ठीक है। तो 1 की जगह 1 का स्क्वायर ये 3, फिर ये 5 का स्क्वायर ये 7, फिर ये 9 का स्क्वायर, ये टोटल 40 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है बेटा? 40 टर्म्स। तो ये बिना स्क्वायर वाली अलग कर लेते हैं, 3 7 और ये वाली चीज, तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 7, फिर 9, फिर उसके बाद में आएगा सर 11। तो हर अल्टरनेट टर्म पे अगर आप पे स्क्वायर लगा हुआ है और टोटल 40 टर्म्स है, तो आधी वाली सर ये कितनी हो जाएगी? ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे सर 20, ठीक है भाई। प्लस यहाँ आ जाइए सर, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 1 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी सर? इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 40 टर्म्स है ना। हाँ, तो इसमें तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे पास में एक एपी बन रही है सीधा सीधा। मैंने कहा हाँ यार कैसे करेगा? तो सर सम, इसका जो सम आएगा ना, सम इसका सिर्फ इतने पार्ट का, क्योंकि अभी उसको भी जोड़ना है। तो इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 20, तो n/2 2a + n - 1 * d, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो आपको दिख रहा है दैट इज 4, ठीक है भाई। मैंने यहाँ बताया यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इसका सम लिखना दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सर ये पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू मत सॉल्व करो, आप ध्यान से देखो स्क्वायर लगा किस पे है। तो हम बोलेंगे सर स्क्वायर लगा हुआ है 1 के ऊपर, फिर 5 के ऊपर, फिर 9 के ऊपर, फिर 13 के ऊपर, ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने कहा बिना स्क्वायर के सोचना जरा, ये 1 5 9 13 ये लोग किस में होते हैं सर? ये एक एपी में होते हैं। तो अगर ये लोग एक एपी में होते हैं, इस एपी की आप मुझे जनरल टर्म नहीं बता सकते, टीएन बोल दो या टीआर। हाँ सर, a + r - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस इज दिस, तो सर ये आ रहा है 4r - 3, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, अगर इन सभी पे अगर आप पावर 2 2 लगा दोगे तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी सर? कुछ नहीं, 4r - 3 का होल स्क्वायर। और जब भी जनरल टर्म लिखो, चाहे आप बाय ऑब्जर्वेशन से या किसी भी तरीके से, तो एक बार वैल्यूज 2 4 पुट करके देख लेनी चाहिए। r - 3 1 का स्क्वायर बनेगा, r की वैल्यू 2 रखूंगा तो 8 - 3 दैट इज 5 का स्क्वायर बनेगा, r की वैल्यू 3 रखूंगा तो 12 - 3 दैट इज 9 बनेगा, तो 9 का स्क्वायर बनेगा। बस समझ गए सर, ये लिखा। इसकी मैंने जनरल टर्म लिख ली, और वो जनरल टर्म आ रही है बेटा 4r - 3 का होल स्क्वायर, है ना। फिर सिग्मा लगा रहा हूं, पहली टर्म मुझे r की वैल्यू 1 रखने पे मिल रही है, 1 रखने पे सर 1 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, 2 रखने पे 5 का स्क्वायर मिल जाएगा, 3 रखने पे 9 का स्क्वायर मिल जाएगा। कहां तक रखूं कि मेरे पास 20 टर्म्स आ जाए? तो 20 तक सर। पहले हमने सर यहां तक पहुंच गए, अब क्या करें? तो कुछ नहीं, इसको ओपन कर दें। ये वाली जो टर्म है ये क्या लिखा जा सकता है? दिस इज 16r² + 9 12 * 2 दिस इज 24r, ये तो लिखा हुआ है, और इस पूरे के बाहर लगा हुआ है सिग्मा। और सर ये तीनों टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, तो सिग्मा सब पे बढ़ जाता है। तो जब ये सिग्मा इस पे जाएगा, 16 मल्टीप्लिकेशन में है वो सिग्मा से बाहर, सिग्मा r², फिर ये आ जाएगा सर सिग्मा 9 - 24 टाइम्स सिग्मा r। बस अब r की वैल्यू 1 से लेकर 20, r की वैल्यू 1 से लेकर 20, और r की वैल्यू 1 से लेकर 20, ठीक है भाई। अब हर एक कंपोनेंट की वैल्यू आप आराम से बता सकते हो। सर ये पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम लिखा हुआ है, r की वैल्यू 1 पे 2 है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा सर n + 1/2, ठीक है। फिर सर ये तो कुछ नहीं, सिग्मा कांस्टेंट को कितनी बार जोड़ेगा? तो 1 से लेकर 20 टाइम्स, मतलब 1 से लेकर 20 तक 20 बार इसको जोड़ देगा, तो ये 19 * 9 * 2 लिखा हुआ है, सॉरी 9 * 20 लिखा हुआ है, तो 9 को वो 20 बार जोड़ेगा, तो सम विल बी 9 * 20। और सर ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो ये कितना हो जाएगा सर? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज n + 1 * 2n + 1, तो 2n इज 40 + 1 दैट इज 41/6। अब ये सिंपलीफाई करो, ये सिंपलीफाई करो, आंसर टिक करो, तो इसको आप खुद आंसर निकाल सकते हैं, और बड़ा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, वी कैन डू दैट, ठीक है। क्या होता है, जो लोग एक जैसी प्रॉपर्टी रख रहे हैं अपने पास, मतलब जिन पे स्क्वायर उनको अलग कर लिया, बिना स्क्वायर वालों को अलग कर लिया, फिर ऐसे वाली बनती है जिसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होता, तो प्लस वाले अलग कर लेता, माइनस वाले अलग कर लेता। वो लोग एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, जो पॉजिटिव टर्म्स है वो अलग, जो नेगेटिव है वो अलग, जिन पे क्यूब है वो अलग, जिन पे स्क्वायर है वो अलग, जिनकी पावर 1 है वो अलग, जिन पे पावर 2 है वो अलग, ठीक है। वहां से हमारा सवाल सिंपलीफाई और आसान हो जाता है। यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि जो भी चीज का सवाल का जवाब आपको पता चलना चाहिए वो जानकारी तो यही देखी ना। दिस इज 1 * 1 स्क्वायर, 2 * 3 स्क्वायर, 3 * 5 स्क्वायर, 4 * 7 स्क्वायर, टोटल ये 15 तक गया है ना। तो मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं 16 टर्म 8 इसमें 8 इसमें, ऐसा नहीं है, 15 टर्म्स है कि ऑड टर्म्स है, पहली और आखिरी दोनों पॉजिटिव है, तो आधी आधी नहीं होंगी, 8 7 होंगी सर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 आएंगी और इसमें 7 आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स आर 7। आधी आधी नहीं होंगी, ऑब्वियसली 15 टर्म्स है तो 15/2 15/2 तो बोल, ऑड नंबर में मैं तुझे टर्म्स दे रहा हूं, 5 टर्म्स देता तो तू बोलता सर 3 पॉजिटिव की आती, 1 2 और 3, और 2 जो है वो नेगेटिव की आती,
ठीक है, तो इस तरफ कम ब्रैकेट में कम जाएंगी, ठीक है, है ना। क्योंकि का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये तो मैं अभी बता के आया था, ये 4r - 1 का स्क्वायर होता है भाई। r की वैल्यू 1 डालने पर 1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 डालने पर सर ये आ जाएगा 4r - 3, सॉरी 4r - 1 नहीं, 4r - 3 बेसिकली जो बच्चे इंजीनियरिंग निकल जाएगा। मैंने ना भाई ना, साथ में ये लिटिल गोलू मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो 1 3 5 ये लोग मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी जनरल टर्म लिख दे, ये भी तो एपी में ही है, तो सर a + r - 1 * d, तो ये लिखा हुआ है सर 2r - 1, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2r - 1, ठीक है जी। अब जब भी मैं जनरल टर्म लिखता हूं उसमें मैं r की वैल्यू डाल के जरूर देखता हूं, तो मैंने r की वैल्यू 1 डाली, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 डाली तो 4 - 1 दैट इज 3, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 3 डाली तो 6 - 1 दैट इज 5, यहां पर 3 डालोगे दैट इज 12 - 3 दैट इज 9 का स्क्वायर। हां सर ये टर्म्स आ रही हैं, मतलब जनरल टर्म आपने ठीक लिखी है, और अलग-अलग कंपोनेंट में ब्रेक करके कि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इसको डिवाइड 1 रखने पर मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको 8 चाहिए, तो 1 से लेकर 8 तक जाओ। अब यही काम आपको यहां पर करना है, जिन पे स्क्वायर लगा हुआ है दैट इज 3 7 11, ये सब लोग एपी में है। मैं ये नहीं बोला 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर ये सब लोग एपी में, 3 7 11 7 और 4 11 11 और 4 15 ये लोग एपी में, एपी की जनरल टर्म विल बी दिस, तो सर ये है 4r - 1, ठीक है। तो सर मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म तो जा रही है दैट इज 4r - 1 वाले कंपोनेंट पे स्क्वायर, और ये सब इवन नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा साथ में 2r, मतलब 2 4 6 8 इस एपी की जनरल टर्म लिखोगे तो वो 2r होती है। अब जब मैं यहां पर 4 - 1 3, तो 2 * 3 का स्क्वायर बन गया सर, बिल्कुल सही, ये पूरा 2 * 3 का स्क्वायर। r की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा 4, और यहां डालूंगा 2 तो 4 * 2 8 8 - 1 7 का स्क्वायर, 3 डालने पर ये 6 और ये बनेगा 11, ठीक है। और इस पे भी सर आप सिग्मा लगा दो, इसमें पहली टर्म आपको r की वैल्यू 1 डालने पर मिल रही है, अब की बात टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है दैट इज 7, सर ये हमारा रिक्वायर्ड सम है ना। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने कुछ नहीं, इसको ओपन करो, उसको अंदर भेज दे, है ना, क्योंकि r की सबसे बड़ी टर्म आपको 3 मिलेगी, मतलब r क्यूब वाली टर्म मैक्सिमम मिलेगी, और आपको सबके फार्मूलास पता है, सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा r, सिग्मा r क्यूब, यू नो वेरी वेल, तो वहां से आप इसका जवाब निकाल सकते हो। एक तरीका तो वो है, दूसरा तरीका है थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। जब हम दो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, जब आपने ये बोला था कि सिग्मा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेबल, अरे मतलब बंटवारा किया जा सकता है, समझते नहीं हो, तो जब रिकलेक्ट भी तो कर सकते हैं हम लोग, हाँ, बट जब बढ़ता है तो ध्यान से देखना, लिमिट थोड़ी चेंज होती है, a से b, इस पे भी a से b, इस पे भी a से b, तो मतलब रिकलेक्ट कब कर सकते हो, मतलब सिग्मा हटाकर इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में कैसे लिख सकते हो जब सिग्मा की लिमिट सेम हो, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, ऐसे लिखा, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 7, है ना, और 2r - 1 इंटू 4r - 3 का स्क्वायर, माइनस सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 7, 2r इंटू 4r - 1 का स्क्वायर, और प्लस जो r की वैल्यू 8 पर वैल्यू आ गई दैट इज 16 माइनस 1 दैट इज 15, और यहां पर 8 डालोगे दैट इज 8 4 32 माइनस दैट इज 29 का स्क्वायर, ये मैंने अलग से लिख दिया। सर आपने ये कैसे लिमिट सेम की, मैंने देख बेटा कभी ऐसा लिखा हो सिग्मा r स्क्वायर r की वैल्यू 1 से लेकर 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा r स्क्वायर r की वैल्यू 1 से लेकर 7 प्लस जो r बराबर 8 पर वैल्यू आ रही थी वो अलग से जोड़ दूं, क्योंकि सर यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल कहां तक, 8 के स्क्वायर तक, इससे पहले वाली टर्म 7 स्क्वायर होगी, इसको आपने सिग्मा में लिख दिया, और ये वाली टर्म बची आपने ऐसे लिख दी, तो वही तो किया मैंने कि मैंने इसमें क्या किया, 1 से 8 वाली चीज को 1 से 7 लिखा, और r बराबर 8 पर जो वैल्यू आई वो अलग से ऐड करके लिख दी, तो दिस इज 16 - 1 15, और ये कितना आ जाएगा सर 32 - 9 दैट इज 29 का स्क्वायर। अब सर आप इन दोनों को सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूं क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब पता है फायदा क्या होगा, यहां से r क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसको आप सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 7 वापस सिग्मा कॉमन ले लो, ये क्या बचा, दिस इज 2r - 1 इंटू 4r - 3 का स्क्वायर माइनस 2r इंटू 4r - 1 का स्क्वायर। अब जब आप कुछ काटा पीटी करोगे तो क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिंपल सिंपल टर्म्स आपके पास में बचने वाली है, ठीक है। स्क्वायर rth टर्म में पहले r नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होगा, ये बात क्लियर, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो सर वो जो 1 और 6 है उसको भी ऐसे लिख ले, मैंने कहा लिख ले, जैसे ये जो 6 है ना आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दूसरी टर्म है तो पहले दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, नीचे तो ऑड नंबर चल रहा है 7 + 2 9 9 + 2 11, इससे दो पीछे जाओगे सर यहाँ आएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा सर 6, ये आपके पास में दूसरी टर्म लिखी हुई है, और पहली टर्म भी आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो सर जो मतलब जो भी उस टर्म का नंबर चल रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर उतने ही नेचुरल नंबर्स के पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम लिखे हुए हैं, तो पहली टर्म है तो उसमें एक ही नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, दूसरी टर्म है तो उसमें दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, तीसरी टर्म है तो उसमें तीन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, चौथी में 4, ऐसे आरत में r चल रहा है, कौन सा 3 5 7 9 11, सर ये तो ऑड नंबर है, पहली टर्म में वैल्यू 3 आनी चाहिए दैट इज 2r + 1, r की वैल्यू 1 डालोगे सर ये क्या हो जाएगा 3, 2 डालोगे 5, 3 डालोगे सर ये कितना हो जाएगा 7, 4 डालोगे सर ये हो जाएगा 9, फिर मैंने कहा एक कंपोनेंट और मिस कर रहे हैं अपने, यहाँ पर है 3 पहली टर्म में, दूसरे में 6, तीसरे में 9, चौथे में 12, पांचवें में 15, सर ये कुछ नहीं 3 इंटू r लिखा हुआ है। अब जब आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे ये बनेगा 3, 2 पुट करोगे 6, 3 पुट करोगे 9, हाँ सर सिंपलीफाई तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, पहले r नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम इज r + 1 इंटू 2r + 1 अपॉन 6, और डिनोमिनेटर में सर यहाँ पर एक 2r + 1 का फैक्टर था, वाओ, और साथ में यहाँ पर एक 3r था, ये रहा tr, तो सर ये देखो मजा आ गया, ये देखो मजा आ गया, तो बेसिकली ये लिखा गया वैसे दिस इज r स्क्वायर इंटू r + 1 अपॉन 2, कैलकुलेशन देख लीजिएगा प्लीज, है ना। तो सर ये कितना हो जाएगा, दिस इज r क्यूब प्लस r स्क्वायर अपॉन 2, अब लगा दे भाई सिग्मा r क्यूब प्लस r स्क्वायर, ये एडिशन में है तो सर ये लो, इन दोनों पे सिग्मा जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15, r की वैल्यू 1 डालने पे पहली टर्म मिल रही थी, तो r की वैल्यू 1 से लेकर 15, r की वैल्यू 1 से लेकर 15, पहले 15 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम 15 इंटू 15 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और पहले 15 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम 15 इंटू 15 + 1 इंटू 2 इंटू 15 + 1 अपॉन 6। आई होप यू कैन सॉल्व इट नाउ, ठीक है। तो आपके पास जनरल टर्म क्या होता है दोस्तों कि आपके पास जो सीक्वेंस दे रखी है वो ना ही एपी में है ना ही जीपी में है, पर उनका जो डिफरेंस है वो एपी या जीपी में है, तो आप एक काम करो पहले उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालना था कोई कॉमन डिफरेंस जैसे निकालते थे, एपी में होती तब उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे, वरना दो टर्म्स का डिफरेंस मतलब a2 - a1, इन दोनों को घटाने पर मान लेते हैं d1 आता है, इन दोनों को घटाने पर मान लेते हैं d2 आता है, इन दोनों को घटाने पर d3 आता है, इन दोनों को घटाने पर d4 आता है। ये जो एक बार आपने डिफरेंस निकाला इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट डिफरेंस, कि टर्म्स का डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया वो हमें एपी या जीपी में दिख गया, बट कई बार ऐसा होगा कि सर यहां पर भी हमें चीजें नहीं दिखेंगी, तो फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस कैलकुलेट करो,
D2 माइनस D1 दैट इज कैपिटल D1, D3 माइनस D2 दैट इज कैपिटल D2, ये वाला सर D3, इसको बोल रहा हूं मैं सेकंड डिफरेंस। अब इसको मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं जो आपको आंसर लिखवा रहा हूं दैट आंसर इज डायरेक्ट। देखो फर्स्ट डिफरेंस मतलब ये पहले वाला डिफरेंस एपी में दिखाई दे, दैट मींस जो आपकी जनरल टर्म है इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है दैट इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n, तो वो हो जाएगी an² प्लस bn प्लस c। सर एबीसी कौन है, कांस्टेंट्स हैं जो कि हम सवाल में जाकर निकालेंगे। अगर आपको फर्स्ट डिफरेंस एपी में ना दिखकर सेकंड डिफरेंस एपी में दिखे, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है, तो दैट इज ए क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक फंक्शन ऑफ n। और ये प्रोसेस ऐसे चलता जाता है कि सर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस मतलब डिफरेंस का डिफरेंस अगर एपी में है तो फिर वो जो tn होगी वो पावर 4 वाला फंक्शन होगी n का, जहां पर ये जो कोफिशिएंट्स है एबीसीडी ये सब कांस्टेंट्स हैं। ये सवाल में जाकर बताऊंगा कैसे निकालने हैं। आपको एपी में ना दिखकर जीपी में दिखाई दे, है ना सर, अगर जीपी में दिखाई दे विद कॉमन रेशियो बराबर r या कॉमन रेशियो बराबर कैपिटल R, क्योंकि जहां पर जीपी आपको बनती हुई दिखती है तो वहां पे कॉमन रेशियो भी तो दिखेगा ना। तो अगर आपको फर्स्ट डिफरेंस जीपी में दिखता है तो आप इसकी टर्म एज्यूम करोगे a इनटू कॉमन रेशियो, यहां पे सीआर लिख रहा हूं ध्यान रखना, जीपी का कॉमन रेशियो की पावर n प्लस लीनियर फंक्शन ऑफ n। और सेकंड डिफरेंस अगर आपको जीपी में दिखाई दे तो जीपी का जो भी कॉमन रेशियो है उसकी पावर n प्लस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। ठीक है, तो एपी में अगर है तो उस एपी के कॉमन डिफरेंस क्या हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट अगर जीपी में है तो जीपी में कॉमन रेशियो क्या है वो यूज होगा, यहां पर ध्यान रखना। इलाज कर चुके हैं ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम इलाज ऑलरेडी कर चुके हैं। पर मैंने कहा अभी मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन सीख, तो तुझे क्या करना है कि मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है क्या, तो तू क्या कर कि सर अप टू 15 टर्म जा रहे हो ना, अब पहले जनरल टर्म निकालिए, हम तो पहले बाद में निकालेंगे। तो सर यहां पर इसकी t14 आएगी फिर t15 आएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ शिफ्ट किया, मतलब पहली टर्म 0 फिर 3 फिर 8 फिर 15, ऐसे करते करते चलती जाएगी। सर इसके नीचे t13 आएगी, इसके नीचे t14 आएगी, है ना। अच्छा सॉरी मैंने गड़बड़ किया सर, ये t13 14 छोड़ो, आप tn की बात करो, जनरल टर्म निकालनी है आपको। मैंने कहा हाँ यार ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, द लास्ट टर्म इज tn, इससे पहले वाली टर्म tn-1, तो ये tn-1 यहां लिखी जाएगी, यहां पर tn-2 आएगी और ये वाली tn यहां लिखी जाएगी, क्योंकि आपने हर एक आगे आगे शिफ्ट कर दिया ना। अब क्या करो, तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज s - s दैट इज 0, ये आ जाएगा 3, सर 5 आ जाएगा, 8 - 3 दैट इज 5, सर ये कितना हो जाएगा 15 - 8 दैट इज 7, सर 24 - 15 दैट इज 9। और सर लास्ट इन दोनों का डिफरेंस भी यहां लिखा जाएगा, कुछ आता होगा, बट ये वाली टर्म अकेली लिखी जाएगी दैट इज -tn। अब वर्टिकली जब आप दो टर्म्स को घटा रहे हो तो आपको देखने वाली टर्म मतलब देखने वाली बात ये है कि ये मुझे एक एपी दिखाई दे रही है कि 3 - 0 8 - 3 15 - 8 24 - 9 24 - 15, तो ये सारी एपी वाली, जब इसमें से ये घटाओगे तो ये भी टर्म एपी की होगी। दैट मींस सर ये जो -tn है इसको इधर ले चलो, इधर, तो ये आ गया सर tn बोल दो या जनरल टर्म बोल दो। अब सर इस एपी की पहली टर्म दैट इज 3, कॉमन डिफरेंस दैट इज 2, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो बच्चे इसमें बताइए नंबर ऑफ टर्म्स क्यों n-1 बोल देते हैं जबकि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। सर n-1 होगी, आप एक टर्म को इधर ले गए, अरे तो भाई ये भी देख कि ये टोटल टर्म्स कितनी थी, सर n, तो इसके वर्टिकली नीचे n ही तो टर्म्स लिखी हुई है, ये तो मैंने शिफ्ट की तभी आगे होगी, अमाउंट थोड़ी बढ़ाया है थोड़ी है। तो इसका घटाव मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये भी तो लिखा हुआ है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर n, तो इसका सम लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर n, तो n/2 2a प्लस n-1 इनटू d, है ना। चलिए तो 2 2 और 2 कैंसिल हो गया सर, ये लिखा हुआ है n और n-1 प्लस 3 दैट इज n+2, है ना। तो सर ये लिखा हुआ है n² प्लस 2n, जिसको आप n+1 का होल स्क्वायर -1 भी लिख सकते हो, और वही आपने निकाला था सर बाय ऑब्जर्वेशन, यही तो आपने लिखा था बाय ऑब्जर्वेशन, याद है। अब मैं tn लिख रहा हूं, यहां पे तुमने tr लिखा था, r+1 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये है बेटा मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इस कि सर हमने इनका डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस आ रहा है सर 5, ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 9, ये जो फर्स्ट डिफरेंस है ये मुझे एपी में दिखाई दे रहा है। तो ट्रिक जो है वो डायरेक्टली क्या बोलती है, ट्रिक बोलती है कि अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में दिखाई दे रहा है तो उसकी जनरल टर्म आप क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n मान लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n होगा तभी tn-1 जो है वो लीनियर फंक्शन ऑफ n आएगा, और लीनियर फंक्शन ऑफ n रिप्रेजेंट्स द टर्म्स आर इन एपी। तो अभी बहुत इन डेप्थ बात हो जाएगी। अब सर ये बताओ कि ये एबीसी और ये सब कैसे निकालें, मैंने बहुत आसान है, देख n की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वो आ जाएगा t1, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 3, अच्छा ऐसी इक्वेशन बनानी है, फिर तो n की वैल्यू 2 पुट कर दे तो t2, तो यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करेगा सर ये आएगा 4a प्लस 2b प्लस c, और आपको सेकंड टर्म क्या दे रखी है सर, सेकंड टर्म इज दिस, ये हमारी t2 है दैट इज 8, और फिर t3 बस 3 टर्म्स लिख लो क्योंकि 3 अननोन है, सो दैट इज 9a प्लस 3b प्लस c, और t3 आपको कितना देगा सर दैट इज 15, बस 3 इक्वेशन 3 अननोन abc सॉल्व कर लो। सर 3 इक्वेशन 3 अननोन देख के तो सर हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, इतनी जल्दी कैसे फूल रहे हैं हाथ पैर, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन में कोई ज्यादा खास बड़ी बात है नहीं, जब भी 3 इक्वेशन 3 अननोन दिखाई दे तो घटा कर पहले 2 इक्वेशन 2 अननोन पे जाओ, जैसे क्या बोल रहा हूं, 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, t2 - t1, तो 4a में से a गया सर दैट इज 3a, 2b में से b गया सर दैट इज b, और c में से c गया सर वो गया, ये आ जाएगा 5, 8 में से 3 गया दैट इज 5, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, 9 में से 4 गया दैट इज 5a, 3b में से 2b गया सर दैट इज b, c में से c गया वो गायब, सर 15 में से 8 गया दैट इज 7, मैंने कहा फिर घटा दे, तो ये कितना आएगा 5a - 3a दैट इज 2a, b में से b गया सर ये कितना हो जाएगा सर दैट इज 2, 7 - 5 दैट इज 2, सर a की वैल्यू 1 आ गई, तो मैंने कहा अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो ये इधर जाएगा तो सर 5 - 3 तो b की वैल्यू 2, अब ये बताओ अगर a1 और b2 है तो 1 + 2 3 3 - 3, तो सर c की वैल्यू 0 है, तो आपकी tn जो है वो क्या बन जाएगी, तो सर a की जगह 1 और b की जगह 2 रख दो, यही तो है वो, तो सर यही तो आपने डायरेक्टली निकाली थी बाय ऑब्जर्वेशन, यही आप मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन से निकाल के लाए सीधा सीधा कि 5 8 14 23 35 50 ऐसे करते करते आगे तक जा रहा है। an जो है वो इस सीक्वेंस की nth टर्म है, ये उसने बोल भी रखा है ना, और फिर वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसमें वो सम भी पूछ रहा है, तो पहले बाकी सब छोड़ो, इसकी मुझे जनरल टर्म बताओ,
तो सर इसमें हम पहले देख लेते हैं कि मामला चल क्या रहा है। मैंने कहा बिल्कुल देखो भाई किसने मना किया। तो सर ये डिफरेंस आ रहा है 3, 8 माइनस 5, सर ये कितना आ रहा है 6, ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है सर कितना आ रहा है ये 9, है ना, और ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है सर ये आ रहा है 12, और ये वाला डिफरेंस आ रहा है सर 15। हाँ 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 सर, ये तो फर्स्ट डिफरेंस ही एपी में आ गया, है ना, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, सर ये फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ गया। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी उसको टीएन बोलने की जगह एएन बोलना है, भैया ने खुद बोला है, भैया नाराज नहीं होनी चाहिए। तो सर ये कितना हो जाएगा an² + bn + c, ठीक है। अब जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आ जाएगा सर a + b + c। फर्स्ट डिफरेंस एपी में हो तो जनरल टर्म इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n, है ना। चलिए भाई, और a1 मतलब सर पहली टर्म आपको क्या दे रखी है 5, ले भाई n की वैल्यू 2 डाली, जल्दी से बता दे, 4a + 2b + c दैट इज 8। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं सर दैट इज 9a + 3b + c दैट इज 14। इन दोनों को घटाओगे, दिस इज 3a + b बराबर 3, 8 - 5। इन दोनों को घटाओगे 9 - 4 दैट इज 5a + b दैट इज 6, और सर इन दोनों को घटाओगे सर ये आ जाएगा 2a, और ये आएगा 3, तो a की वैल्यू आ गई सर 3/2, और b की वैल्यू आ जाएगी 3 - 3 × a दैट इज 3/2। सर ये आ जाएगा -3/2, है ना। वापस देखना 6 में से 9 गए, ठीक ही लग रहा है यार, हाँ ठीक है। तो 3/2 - 3/2 c की वैल्यू आ गई सर 5। तो जनरल टर्म जो हमारी आई है दैट इज an, पहले उसको लिख लेते हैं आराम से, फिर चेक भी करूंगा। a की जगह 3/2, b की जगह -3/2, तो दोनों में से 3/2 n² - 3/2 n + 5, मतलब आप इसको 3/2 × n² - n + 5 बोल सकते हो। ये हमारी जनरल टर्म आई। एक बार फटाफट चेक करना चाहिए जनरल टर्म, चाहे बाय ऑब्जर्वेशन या बाय मेथड निकालो। तो मैंने कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 0, 3/2 × 0 गया 5 बचा, बिल्कुल सही। 2 पर देखना जरा, 4 में से दोगे 2, ये 2 और 2 कैंसिल, 5 + 3 8, बहुत बढ़िया। 3 9 - 3 दैट इज 6, 6 × 3 18/2, सो दैट इज 9 9 + 5 14, बिल्कुल सही जा रहा है सर। सर वो a40 पूछ रहा है, पहले तो a40 लिख दो भाई लो। तो 3/2 दिस इज n कॉमन लिया तो 40, n की जगह 40 रखा है, 40 × 39 + 5, ये तो a40 आ गया। अब वो s30 पूछ रहा है, s30 का मतलब उसने n की जगह 30 पुट किया, तो जल्दी से मुझे s30 बता दे कितना हो जाएगा। s30 हो जाएगा सर सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर n, और n की वैल्यू 30 पुट किया a के, तो सर ये आपने an निकाला है, तो a के क्या हो जाएगा, दिस इज 3/2 k² - k + 5, ठीक है। और सिग्मा हमें पता है सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 3/2 मल्टीप्लिकेशन में है सिग्मा k², है ना। फिर ये आ जाएगा सर सिग्मा k, और इस 5 पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज सिग्मा 5, और यहां पर k की वैल्यू 1 से लेकर 30 जा रही है बेटा, यहां पर भी k की वैल्यू 1 से लेकर 30 जा रही है। अब आपको ये देखना चाहिए कि दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम है, पहले 30 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, तो आंसर आएगा 30 30 + 1 2 × 30 + 1/6। ये पहले 30 नेचुरल नंबर्स का सम है, और सर ये कांस्टेंट को सिग्मा कितनी बार जोड़ देगा सर, दैट इज 30 टाइम्स, तो ये 30 × 5 लिखा हुआ है। तो पहले s30 निकालो, उसमें से ये a40 घटाओ, कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन तक की सवाल 3 यहां से यहां जाते वक्त 9, और सर ये 27 हो गया क्या, हाँ बिल्कुल सही, और ये 81 बिल्कुल सही। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है सर वो हमें जीपी में दिखाई दे रहा है। इस जीपी से आप कॉमन रेशियो जरूर चुरा लेना कि ये फर्स्ट डिफरेंस है जीपी में, बट कॉमन रेशियो 3 है, क्योंकि जनरल टर्म अज्यूम करने के काम आएगा। तो टीएन क्या हो जाएगा, a × कॉमन रेशियो की पावर n, फर्स्ट डिफरेंस ही जीपी में आ गया तो इनटू लीनियर, सॉरी एडिशन में लीनियर फंक्शन ऑफ n। अब जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर 3a, n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, +b + c, तो सर पहली टर्म हमारे पास में सॉरी 2 है, ध्यान रखना, ये तो डिफरेंस है पहला, सर ये है पहली टर्म 2। जब आपने n की वैल्यू 1 पुट की, तो जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सर ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9a + 2b + c, और सेकंड टर्म आपके पास में 5 है, और सर लास्ट में n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब दैट इज 27a + 3b + c, और थर्ड टर्म है सर दैट इज 14। मेरे ख्याल से आप यहां से abc निकाल सकते हो, है ना। और उसके बाद में सम ऑफ n टर्म्स पूछा तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोले सर इस पे सिग्मा लगाएं, तो मैं वहां से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिए इधर आ जा, जैसे तो इन दोनों को घटाएगा तो सर ये कितना आ जाएगा 9a - 3 दैट इज 6a + b बराबर 3 हो गया क्या, 5 में से 2 गया, इन दोनों को घटा 27 - 9 दैट इज 18a, और सर ये हो जाएगा +b, और 14 - 5 दैट इज 9, फिर से घटा दें तो सर ये कितना आ जाएगा 18 - 6 दैट इज 12a, और ये आ जाएगा सर 6, a की वैल्यू आ गई सर हाफ, a अगर हाफ आ गया तो b 0 आ गया सर, a अगर हाफ है b 0 है तो 3/2 2 - 3/2 तो c भी हाफ है सर। मतलब जो जनरल टर्म है ना वो a की जगह हाफ, 3 की पावर n, b की जगह 0, c की जगह हाफ, तो सर आपकी जनरल टर्म है 3 की पावर n + 1/2, ये हमारी जनरल टर्म आ गई। चाहो तो फटाफट चेक करना चाहिए ऑब्वियसली सर, चाहो तो नहीं, ये तो एक कंपल्शन है ही, और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि r की कौन सी वैल्यू से हमें पहली टर्म मिल रही है, तो 1 r बोल दो या n बोल दो, मतलब मैं tn लिख रहा हूं तो तुम tr लिखोगे तो तुम्हें यहां पर r दिखाई देगा, ठीक है। तो पहली तो सर ऑब्वियसली 3 + 1 2 सॉरी 3 + 1 4 4/2 2 पहली टर्म सर ये आ रही है, n की वैल्यू 2 डाली दैट इज 9 9 + 1 10 10/2 5, बिल्कुल सही सर ये आ रही है। 3 दैट इज 27 + 1 28/2 14 सर ये आ रही है, आगे 4 5 में ये आएगी। अब सर हम बात कर लेते हैं इसके सम की। मैंने कहा हाँ यार सम मतलब कि जनरल टर्म जो है अपॉन 2 और उसको सिग्मा के आगे लिखो, ठीक है। तो मैंने कहा जनरल टर्म r के टर्म्स में लिख लेता हूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, r की वैल्यू 1 से लेकर n, क्योंकि मैं अगर यहां पे n लिखता और फिर लिखता n की वैल्यू 1 से n तो बोलते सर ये कैसे पॉसिबल है, मैं 1/2 बाहर सिग्मा इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज़ ये दोनों एडिशन में है, और यहां पर r की वैल्यू 1 से लेकर n, और यहां पर भी r की वैल्यू 1 से लेकर n, ये 1 को n बार जोड़ेगा तो इसकी वैल्यू n आ जाएगी। ध्यान से देखिए जीपी लिखी हुई है 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 टिल कहां तक सर 3 की पावर n तक, तो ये हमारे पास में एक जीपी लिखी हुई है। जब सिग्मा के आगे किसी कांस्टेंट की पावर में r बैठा तो दैट इज नथिंग बट a जीपी, मतलब a जीपी नहीं, मतलब सिग्मा के आगे किसी कांस्टेंट की पावर में r बैठा है तो वो एक जीपी होती है, उसका सम आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। डिफरेंस में तोड़ के लिखोगे, मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन शुड बी सेम। अब जनरल टर्म सर हमारे पास में r के टर्म्स में लिखी होती है, ठीक है, मैं टीआर की बात कर रहा हूं, जनरल टर्म जो है वो r के टर्म्स में लिखी होती है। तो अब इनकी जो इनपुट में डिफरेंस है ना, इनपुट में डिफरेंस या तो 1 का हो सकता है या 2 का हो सकता है या 3 का भी हो सकता है। मतलब कि अगर मान लो यहां पर r + 1 लिखा हुआ है तो यहां पर f ऑफ r हो सकता है, या फिर सर ऐसा भी हो सकता है
कि अगर यहाँ पर r+2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर f ऑफ r हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इनपुट का डिफरेंस देख पा रहे हो, r और r+2 में डिफरेंस, और f रिप्रेजेंट्स की फंक्शन सेम है, और फिर इनपुट का डिफरेंस ये भी हो सकता है r-1 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके पास में r+1 लिखा हुआ है, अब की बार इनपुट का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो हमारी जो कोशिश रहती है वो बेसिकली किसी भी जनरल टर्म को ऐसे दो सेम फंक्शन जिनमें सिर्फ इनपुट का डिफरेंस हो उसमें तोड़ के लिखने की होती है। सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि भैया कैंसिलेशन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आप टर्म्स को ऐड करोगे, सिग्मा अप्लाई करोगे तो कैंसिलेशन होंगे। इट मींस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि सर कि शायद हमें दो टर्म्स को बस डिफरेंस बीच में माइनस साइन आना चाहिए, नहीं कैंसिलेशन भी होनी चाहिए, दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, तब जाकर वो टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल बनेगा। हिंट क्या बताया मैंने कि ये कहां लगाना है, जहां पर बाकी सारे मेथड तुम्हारे काम नहीं कर रहे तो एक बार अपने थॉट अपने दिमाग में लेकर आओ कि टेलीस्कोप में टर्म्स प्रेजेंट होती है यार, जो सिंप्लीफिकेशन के बाद में भी नहीं हटेगी, दैट इज डिनोमिनेटर कंटेन्स टर्म्स, डिनोमिनेटर कंटेनिंग टर्म्स या टर्म्स कंटेनिंग नहीं, टर्म्स कंटेनिंग डिनोमिनेटर तो गलत हो जाएगी अंग्रेजी, डिनोमिनेटर कंटेनिंग टर्म्स, ठीक है, कि सिंप्लीफिकेशन के बाद में भी डिनोमिनेटर से टर्म्स जो है वो नहीं हट रही तो पक्का वो टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल होगा। अब मैं आपको बोलूंगा जैसे देख सकते हो कि एक वैरायटी व्हेन टर्म्स ऑफ एपी आर इन मल्टीप्लिकेशन, कि सिग्मा के आगे जो जनरल टर्म है या फिर एक सीक्वेंस हमें ऐसी दिखाई जिसमें टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और वो एपी की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सीरीज दूं जिसमें पहली टर्म है 1 × 2 × 3 प्लस इसकी जो दूसरी टर्म है वो है 2 × 3 × 4, फिर तीसरी टर्म है 3 × 4 × 5, ऐसे करते करते मान लो मैं आपसे 10 टर्म्स तक का सम पूछ लूं, अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म सबको समझ में आती है सर, बाय ऑब्जर्वेशन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो टीआर होगी वो होगी r r+1 और r+2। अब टर्म्स ऑफ एपी का मतलब क्या है कि ये जो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है ये एपी में है, देखो ध्यान से 1 2 3 आर इन एपी, 2 3 4 ये तीनों टर्म्स एपी में है, फिर ये तीनों टर्म्स भी एपी में है, तो टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आर इन एपी, ठीक है। अब एक तरीका तो ऐसा डायरेक्टली इसमें सिग्मा अप्लाई कर दो, दैट इज अप्लाई सिग्मा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपके पास में आंसर आ जाएगा, बिकॉज इसमें जो सबसे बड़ी r की पावर बन रही है दैट इज 3, तो सिग्मा r क्यूब तक का रिजल्ट आपको पता है। बट अगर हम इसको टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस से देखें तो आप क्या करोगे, जब सारी टर्म्स एपी में है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, r r+1 r+2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर एक चौथी टर्म भी मल्टीप्लिकेशन में होती इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तो वो क्या आती, सर इसमें एक एक का डिफरेंस है तो अगली टर्म आती r+3। तो आपको क्या करना है, जनरल टर्म में उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, अगर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में है, जनरल टर्म को फॉलो पैटर्न, जनरल टर्म में पैटर्न को फॉलो करते हुए अगली टर्म लिखो, दैट इज इससे अगली टर्म होती है r+3। और ऐसे अगर मैं पीछे की ओर जाऊं तो इससे पिछली टर्म क्या होती, तो सर वो r-1, क्योंकि जब आप इस तरफ जा रहे हो लेफ्ट टू राइट तो एक एक बढ़ रहा है, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो एक कम कर देना तो r-1, तो एक अगली टर्म और सबसे पहली टर्म से एक पिछली टर्म का डिफरेंस बगल में बना दो बस। अब ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली 4 लिखा हुआ है, तो आपने जनरल टर्म में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से आप कर दीजिए डिवाइड, ये हमारी जनरल टर्म लिखी हुई है, ठीक है। अब आप एक काम करो, r r+1 r+2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा r r+1 r+2 और ये हो जाएगा सर r+3, और 1/4 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया ये बाहर, माइनस r r+1 r+2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले r-1 लिख रहा हूं, r-1 r r+1 और r+2। तो भाई मेरी बात ध्यान सुनना, जब सीरीज में टर्म्स एपी में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, न्यूमरेटर में हो, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगली टर्म माइनस माइनस के बाद में कौन सी टर्म आएगी, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पीछे की तरफ जाए तो पहली टर्म से भी एक पहली टर्म अगर हम लिखते तो वो क्या होती, तो सर वो होती है r-1, उन दोनों का डिफरेंस यहां बनाओ, ये डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर है तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कंपनसेट करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको fr बोलूं, इफ दिस इज fr फंक्शन ऑफ r तो ये fr-1 है, fr-1 है मतलब सर इसी में ही r की जगह r-1 रखा गया है, इस r में r की जगह r-1 तो ये रहा, इस r में r की जगह r-1 तो 1 कैंसिल हो गया, इस r में r की जगह r-1 तो ये r+1 बनेगा, इस r में r-1 तो ये r+2 बनेगा, सर बिल्कुल सही। ये वाली चीज हमें क्या डिनोट करती है कि हां भाई अब कैंसिलेशन होंगे, ठीक है। अब जैसे t1 क्या हो जाएगा सर, दैट इज 1/4, यहां पर आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 माइनस सर यहां पे 1 डालोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई बात 4, ठीक है। t3 और लिख, सो दिस इज 1/4 3 × 4 × 5 × 6 माइनस ये आएगा 2 × 3 × 4, जब आप r की वैल्यू 10 पुट करने 11 × 12 1/4 से सब में से कॉमन आ रहा है, सभी टर्म्स में से 1/4 कॉमन ले लिया। अब जब इनपुट में एक का डिफरेंस है तो पक्का सर क्योंकि फंक्शन से में कैंसिलेशन हो गया, तो कैंसिलेशन कैसे हो रहे हैं, ये टर्म पॉजिटिव की ये टर्म नेगेटिव की, ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव। जब इनपुट में एक का डिफरेंस होगा तो अगर नीचे एक टर्म बच रही है माइनस साइन से पहले तो सबसे पहले भी एक टर्म बचेगी माइनस साइन के बाद, अब की बार उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है तो वो बचे या ना बचे एक ही बात है, तो हमारा ऐड करने के बाद में सिर्फ ये आ गया, दैट इज सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अब अगर सर यही टर्म्स एपी का पहले और आखिरी का डिफरेंस ऊपर बनाओ, मतलब इफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट अवे ऐसा होता कि मुझे ये वाला सम चाहिए, क्या आएगी 1/5 × अदर ऑप्शन था कि हम डायरेक्टली इस पे सिग्मा लगाकर भी आंसर निकाल सकते हैं, बट इस केस में यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको अब टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस ही जाना पड़ेगा। तो फिर से आप इसकी जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म लिखने में बच्चे के बाद गड़बड़ कर देते हैं, वो लिखते हैं r, फिर से दो का डिफरेंस है तो r+2 और r+4, ये गलत है जनरल टर्म, क्योंकि जब आप r की वैल्यू 1 डालोगे तो ये टर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप r की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 × 4 × 6 आ रहा है मेरा, तो बट यहां पर है 3 5 7 का मल्टीप्लिकेशन, तुम्हारा आ रहा है 2 4 6 का मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस आप गड़बड़ कर रहे हो। तो जो भी जनरल टर्म लिखो उसमें एक दो r की वैल्यू डाल के देखो, अगर कोई गलती होगी तो पता चल जाएगी। तो सारी ऑड टर्म्स हैं और ऑड टर्म्स होती हैं सर ऐसी, 2r-1 r की वैल्यू 1 डालने पर ये 1 बन रहा है, इसमें 2 जोड़ दे फिर और 2 जोड़ दे, हाँ ये तुम्हारी जनरल टर्म है भाई, मतलब तुम्हारी क्या इस सीक्वेंस की। अब r की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 3 5 ये बन गया सर, 2 डालो तो सर ये वाली टर्म क्या बनेगी 3, ये बनेगी 5, ये बनेगी 7, ये रही 3 पुट कर तो ये कितना बनेगा सर, ये बनेगा 5, ये कितना बनेगा सर 7 और ये कितना बनेगा 3 पुट करने पर 9 पूरा सर। तो मतलब सर अब हमारी टर्म जनरल टर्म ठीक लिखी हुई है। तो जब भी टर्म्स एपी में हो तो पहले और आखिरी का डिफरेंस ऊपर बनाइए, ये पहला हो गया ये आखिरी हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाओ, मतलब कि अगर मैं 2r+3 में से 2r-1 घटाऊं तो ध्यान से देखो ये 4 लिखा हुआ है ना, 4 को मैंने ऐसे लिख दिया डिवाइड, नाउ स्प्लिट द डिनोमिनेटर दे रहा हूं, तो यहां क्या बचेगा ये ध्यान रखना, उसकी टेंशन मत लेना। तो 2r-1 कैंसिल हो जाएगा, साफ-साफ दिखाई दे रहा है बेटा कि अगर ये फंक्शन ऑफ r है तो r की जगह क्या रखोगे, ये बन जाए, सोच के देखो सर अगर आप इसमें r की जगह r+1 रख देते हो ना तो ये बन जाएगा 2r+2 - 1 दैट इज 2r+1, तो ये वाली टर्म ये बन जाएगी और ये वाली टर्म ये बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन ऑफ r है तो ये फंक्शन ऑफ r+1 है, मतलब फंक्शन सेम है, इनपुट में एक का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए शुरू हो गया सर, इसमें एक काम करो, पहली t1 की वैल्यू डालो, मतलब r की इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल कितनी आ रही है 1/15, वो 1/15 को ऐसे लिखा हुआ है, इसको सिंपलीफाई कर दो ये भी 1/15 लिखा हुआ है ना। अब तू r की वैल्यू 2 डाल, तो यहां पे क्या बनेगा सर, दिस इज 1/3 × 5, 2 डाला तो दिस इज 3 × 5 माइनस सर ये यहां पे 2 डालने पे दिस इज 5 × 7, एक और लिख ले भाई t3 दिस इज 1/4, तो r की वैल्यू 3 डालने पे सर ये कितना आ जाएगा, दैट इज 5 × 7
और माइनस सर ये कितना आ जाएगा 7 into 9, ऐसे चलता जाएगा। कहां तक आपको जाना है? अप टू 10 टर्म्स। दैट मींस t10 जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/4, और जब आप r की वैल्यू 10 डालोगे तो 20 - 1 दैट इज 19 into 21, है ना, 19 into 21, तो यहां पे कितना आ जाएगा? दिस इज 21 into 23। अब आप एक काम करो, इसको ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ऐड करोगे, कैंसिलेशन ध्यान से देखना, आप कैंसिलेशन होंगे पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर माइनस साइन से पहले एक टर्म बची है तो माइनस साइन के बाद में भी एक टर्म बचेगी, ठीक है। तो इन सबका जो सम है वो क्या आ गया? सम आ गया सर 1/4 तो बाहर था, ये बचेगा 1/1 into 3 दैट इज 1/3 माइनस 1/21 into 23। दिस इज अवर एफएनएफ, ठीक है भाई, यही बात क्लियर है। तो एक का डिफरेंस जो होता है ना, एक का डिफरेंस हमें ये शो करता है कि एक टर्म ऊपर और एक टर्म नीचे बचेगी। ऊपर नीचे का मतलब कि माइनस साइन से पहले या बाद में एक टर्म यहां बचेगी, एक टर्म यहां बचेगी। जब इनमें डिफरेंस 2 का होता है ना, इनपुट में डिफरेंस 2 का होता है, तो 2 टर्म ऊपर या 2 टर्म नीचे बचती है। ऊपर अगर माइनस साइन से पहले बच रही है तो नीचे माइनस साइन के बाद में बचेगी। ये सब चीजें आप कैंसिलेशन पैटर्न में देख सकते हैं। इसको एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखने का भी एक तरीका होता है, मतलब कि हमारा जो टीआर है ना, मतलब जो सम है वो सिग्मा 1/4 तो बाहर सर ये आ रहा है fr माइनस fr प्लस 1, ठीक है, और r की वैल्यू 1 से लेकर 10। जनरल टर्म पे हम सिग्मा लगा रहे हैं तो सिग्मा वही हमें सम मिलेगा, है ना। ये जो तरीका बता रहा हूं ये तभी लगाना जब डिफरेंस इनपुट में एक का हो, ठीक है, r प्लस 1 हो, r माइनस 1 r हो, ठीक है। तो अपर और लोअर लिमिट में से बड़ी लिमिट कौन सी है? 10, है ना, समझ में आता है? 10, ठीक है भाई। तो इन दो का ये है, ठीक है। अच्छा, मैं पूरे फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, ये जो इनपुट है एक r और एक r प्लस 1, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, इनपुट वो पूछ रहा हूं, ठीक है। इनपुट में से बड़ी कौन सी है? सर r प्लस 1 बड़ी इनपुट है ना, r और r प्लस 1 में से कौन सी बड़ी है? r प्लस 1। तो बड़े वाले में बड़ा और छोटे वाले में छोटा, ठीक है। मतलब सर ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें आप r की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे सर ये आ जाएगा 1 into 3, और बड़े वाले में बड़ा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे बड़ा हुआ? मैं पूरे की बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी इनपुट बड़ी है। इसकी इनपुट थी सिर्फ r, मैं फंक्शन नहीं देख रहा हूं भाई, मैं सिर्फ इनपुट देख रहा हूं, और इसकी इनपुट है r प्लस 1, तो r और r प्लस 1 में से कौन बड़ा है? r प्लस 1, तो बड़े वाले में बड़ा, तो मतलब सर इसमें r की जगह 10 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 21 into 23, और बाहर 1/4 है, ये सीधा ही सम आ गया। तो इसमें क्या आपकी थोड़ी सी काटा पीटी वाला काम बच गया। पहली चीज ये काम तभी करना जब इनपुट जो है वो डिफरेंस 1 का हो। डिफरेंस 2 का हो तो बता दूंगा क्या करना है, उस पर भी आता हूं। सिग्मा के आगे ऐसी कहानी बन जाए, f of r plus 1 माइनस f of r माइनस 1, ठीक है, और r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। अब की बार इनपुट में जो डिफरेंस है ना वो 1 का नहीं है, इनपुट में डिफरेंस 2 का है, दिख रहा है सबको। तो इसको बिना ये बड़े वाले में बड़ा छोटे वाले में छोटा, इस बिना कंफ्यूजन के आप क्या सॉल्व करोगे? कुछ नहीं, r की वैल्यू 1 पुट करो सर, ये क्या लिखा हुआ है? f2 माइनस f0 प्लस, क्योंकि जो भी टर्म हम पुट करेंगे ये सिग्मा के आगे जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे फिर अगली टर्म एडिशन में लिखी जाएगी। फिर मैंने जब 2 पुट किया तो f3 माइनस f1, फिर मैंने 3 पुट किया तो दिस इज f4 माइनस f2, फिर जब मैंने 4 पुट किया तो दिस इज f5 माइनस f3, ऐसे चलता गया। तो जब मैं इसमें 9 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा सर f10 माइनस f8, और प्लस 10 पुट करूंगा तो f11 माइनस f9, ठीक है भाई। अब तुम्हें कैंसिलेशन की आदत ऐसी हो रखी है, या तो इसको उड़ाओ या इसको उड़ाओ, कोई बात नहीं। इनपुट अगर 2 मतलब इनपुट में डिफरेंस अगर 2 का है तो ऑब्वियसली सर कैंसिलेशन थोड़े से 2 टर्म छोड़ करोगे। ये देखो f2 यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, फिर f3 यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, f4 यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, f5 यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। तो माइनस साइन के बाद में यहां 2 टर्म्स बच रही हैं, माइनस साइन के बाद में 2 टर्म्स बच रही हैं, तो सर पक्का माइनस साइन से पहले ये 2 टर्म्स बचेंगी, और इनके ऊपर जो 2 टर्म्स लिखी होंगी उनकी ये वाली टर्म्स इन दोनों को उड़ा देगी। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया सर? f10 प्लस f11 जो माइनस साइन से पहले बची, माइनस ये 2 टर्म्स दैट इज f1 और f0। ये फाइनली हमारा सम आ गया कैंसिलेशन पैटर्न में। इनपुट में डिफरेंस अगर 3 का होता तो ऊपर एक 3 टर्म्स बचती, नीचे 3 टर्म्स बचती, या बोल सकते हो 3 टर्म्स छोड़कर कैंसिलेशन स्टार्ट होती। अब ये बड़े वाले में बड़ा और छोटे वाले में छोटे वाले का कांसेप्ट है, ये आपको तभी लगाना है जब इनपुट में डिफरेंस 1 का हो। तो सर यहां तो इनपुट में डिफरेंस 2 का है, तो मैंने कहा 1 का बना लेते, कैसे बनेगा? fr प्लस 1, अगर इनपुट में डिफरेंस 1 का चाहिए तो fr होना चाहिए, तो fr को जबरदस्ती पिक्चर में ले आया, मतलब एक मैंने सब्ट्रैक्ट किया और एक fr जोड़ दिया। पहले ध्यान से देखो, इसको काटने के बाद में यही पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब आप इसमें सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, r की वैल्यू 1 से लेकर 10, और इसमें भी सर r की वैल्यू 1 से लेकर 10। अब फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं इनपुट किसकी बड़ी है? इसकी इनपुट है r और इसकी है r प्लस 1, तो जिसके नीचे 2 एरो लगाए मतलब उसकी इनपुट बड़ी है, तो बड़े वाले में बड़ा छोटे वाले में छोटा। तो सर यहां से आएगा आपके पास में f of 10 plus 1 f of 11 माइनस f of 1, ठीक है। इन दोनों में से इनपुट बड़ी किसकी है? सर ये r माइनस 1 ये r, तो ये सर ऑब्वियसली बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि r माइनस 1 एक कम होता है। तो बड़े वाले में बड़ा छोटे वाले में छोटा, तो सर ये आ जाएगा f of 10 माइनस f of 0। ध्यान से देखो ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कैंसिलेशन से जाओ या ऐसे लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, बट गड़बड़ मत कर देना भाई। मेरी पता चला कि ये ऐसा सीखने में क्या लगता तो अच्छा है कि सर ये सब लिखना नहीं पड़ता, थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है, बट फिर इसमें गड़बड़ मत कर देना, बस इतना सी मेरे को एक डर लग रहा है। जिसमें सम ऑफ द एन टर्म्स ये दे रखा है, ठीक है। सब आपको कैसे पता चला? सम ऑफ द एन टर्म्स ये दे रखा है, मैंने ध्यान से देख, पहले एन टर्म्स का सम दे रखा है, दैट मींस दिस इज Sn, और वो ये दे रखा है 1/ak की बात कर रहा है। तो ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है? सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर 10 और 1/ak। ak बोल दो, या तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है तो ar बोल दो, an बोल दो। तो मैंने कहा यार ak क्या है सर? इसकी जनरल टर्म ही तो है, इस सिग्मा की जनरल टर्म। तो सर हम क्या करें, हमें तो Sn दे रखा है, तो हमें ये बात पता है कि किसी भी सीक्वेंस के लिए वी नो दिस थिंग कि आप a1 प्लस a2 an-1 प्लस an, इसको बोलते हो आप Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स क्या हो जाएगी सर? दिस इज Sn - 1 प्लस an बराबर Sn। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि an जो है वो Sn माइनस Sn - 1 होती है किसी भी सीक्वेंस में, चाहे वो AP हो, GP हो या मिसलेनियस सीक्वेंस हो। तो मुझे यार ak चाहिए, तो पहले an बताओ, फिर n की जगह k रखूंगा, ak मिल जाएगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो सर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला कि जो an होगा दैट इज Sn, n² प्लस 3n अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हो गया Sn माइनस Sn माइनस 1। तो जहां जहां पर n दिख रहा है वहां पर n माइनस 1 रख दो, तो सर ये आ जाएगा n प्लस 1। न्यूमरेटर में लिखा हुआ बेटा n² प्लस 3n, n कॉमन लोगे तो दैट इज n प्लस 3, है ना, n इंटू n प्लस 3 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख ले, दिस इज n इंटू n प्लस 3।
अब इसमें आप यहाँ पर क्या रख रहे हो, हर n की जगह n माइनस वन रख रहे हो, तो n माइनस वन इंटू यहाँ पर n की जगह n माइनस वन रखोगे तो ये चीज बन जाएगी n माइनस वन इंटू n प्लस टू। अब यहाँ से मुझे सॉल्व करके बता कि an कितना आ रहा है। तो सर अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा n n प्लस वन n प्लस टू, यहाँ पर जाएगा n तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस थ्री, माइनस सर यहाँ क्या लिखा हुआ है n प्लस वन है तो यहाँ जाएगा n प्लस टू, तो दिस इज n माइनस वन इंटू n प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए न्यूमरेटर में देखते हैं क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में सिर्फ तो सर ये बन रहा है n क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा सर, दिस इज n और दिस इज n स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस फोर, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस इज n क्यूब माइनस एन स्क्वायर प्लस फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस फोर एन माइनस फोर। ठीक है ना, पहले एन स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई किया, n क्यूब माइनस एन स्क्वायर फिर फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन फिर फोर एन माइनस फोर, तो ये और ये गया भाई, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है सर n क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर। देखना बेटा, और हाँ ठीक है ना, तो सर माइनस साइन के बाद में ये आ रहा है तो माइनस एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है जी, तो सर ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा an आया क्या, an आया सर ऊपर फोर नीचे n प्लस वन n प्लस टू, ये हमारा an आ गया। अब वो वन अपॉन ए की बात कर रहा है तो सर वो तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा n की जगह k रख दो, k प्लस वन k प्लस टू अपॉन फोर हो गया सर, और इस पे भाई ने सिग्मा भी लगा दिया है, k की वैल्यू 1 से लेकर 10। ये वाली टर्म जो है वो कंटिन्यूएशन में एपी में है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, वरना सर इसमें सिग्मा k क्यूब वाला रिजल्ट सिग्मा k स्क्वायर वाला रिजल्ट उससे भी जा सकते हो। तो अब इस सवाल का जवाब आप खुद देंगे, ठीक है, है ना, तो इसका आंसर निकालना है बस न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये डू इट बाय योरसेल्फ है। अच्छा सवाल क्या पूछा वो मैं समझा देता हूँ, वो बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 28 से मल्टीप्लाई करने पर हम उस आंसर को ऐसे लिख रहे हैं जहां पर p1 p2 p3 ये कौन है, फर्स्ट m प्राइम नंबर्स, मतलब जो भी नंबर आप लिखोगे ना, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं आंसर आ रहा है सर हमारा 27 है ना, तो 27 अगर आ रहा है कंपोजिट नंबर आएगा नहीं, मेरे सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा, हर एक प्राइम नंबर एक ही बार होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर हर एक कोई प्राइम नंबर दो बार होता तो यहाँ पर पावर दिखती ना उसकी, तो उन प्राइम नंबर्स को लाइन में लिख लेना, उसमें से m की वैल्यू कितनी है, मतलब वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो ये नंबर आएगा उसको 28 से मल्टीप्लाई करने के बाद में सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे बस, तो वो मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, है ना। फिर एक ही बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना, इसको पूछने के कई एंगल है, बट ये वापस से सर मुझे a1 a2 a3 a21 ये सब लोग आपने किसमें दे रखे हैं, एपी में, और एपी वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिखें तो सर टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब इसकी पहली टर्म जो है, या फिर एक काम करो इसको देखो ध्यान से, 1 अपॉन an प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर एक काम करो पहली टर्म n की वैल्यू 1 बताओ, n की वैल्यू 1 डालने पर ये आएगा सर 1 अपॉन a1 a2। जब टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती हैं डिनोमिनेटर में तो उनका डिफरेंस ऊपर बनाया जाता है पहले और आखिरी का, अब की बार दो ही है सर, तो इनका डिफरेंस मैंने ऊपर बनाया दैट इज a2 माइनस a1 और डिवाइड कर दिया d से। सर ऐसा कैसे, मैंने कहा ये लोग एपी में है तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस इसी को तो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस से डिवाइड, फिर 1/d रखा बाहर, a2 डिवाइडेड बाय a1 a2, तो सर ये लिखा हुआ 1/a1 माइनस 1 अपॉन a2, तो मतलब पहली टर्म जो है वो t1 1 अपॉन a1 a2 ये लिखी हुई है। सिमिलरली t2 जब आप इसमें n की वैल्यू 2 डालोगे तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन a2 a3, तो सर कॉमन डिफरेंस ऊपर बनाओ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाओ जो कि होगा a3 माइनस a2, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू d होती है तो d से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/d बाहर, जब a3 से ये दोनों डिवाइड होंगे तो 1/a2 माइनस 1/a3, ये लो सर अगली टर्म आएगी सर 1/d 1/a3 माइनस 1/a4। कहां तक चलना है सर, 20 तक जाना है। अब आप देख लो a1 a2 अगर लिखा हुआ है तो लोअर सफिक्स जिसका छोटा है वो पहले लिखा जा रहा है, तो इसकी जो 20th टर्म होगी बेटा तो वो होगी a20 a21 है ना, तो इसमें क्या लिखोगे आप सर 1/d 1 अपॉन a20 माइनस 1 अपॉन a21, और जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा तो सर 1/d तो आ गया कॉमन, ये वाली टर्म इसको उड़ाएगी, तो 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a21। ठीक है भाई, तो a21 माइनस a1 अपॉन d इंटू a1 इंटू a21। अब a21 क्या होता है पहले वो बताओ सर, a21 होता है दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस 20d, तो a21 माइनस a1 कितना हो जाएगा सर, ये लिखा हुआ है 20d, d से d हमने कर दिया कैंसिल, तो ऊपर लिखा हुआ है सर 20 अपॉन a1 a21, ये पूरा सम आ गया, और ये सम दे रखा है आपको 4/9। ठीक है भाई, तो ठीक है सर एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये वाली आ गई। दूसरा, इफ द सम ऑफ दिस AP इज 189, मतलब एक रिलेशन और दे रखा है कि a1 से लेकर a21 तक का जो सम है वो 189 है, तो सर 21/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 189, तो दो इक्वेशन दो अननोन है ना सर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 a1 इंटू a21, ये आ रहा 9 5 जा 45, दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 45 हो और जिनका सम जो है अरे 21, हाँ यहाँ कैंसिल हो रहा है ना, ये 3 7 3 जा 21 7 2 जा 14, और ये लो सर, तो मतलब सर ये 9 पर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे दो नंबर्स वैसे तो सॉल्व कर सकते हो तुम लोग जिनका सम आ रहा है 18 और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 45, 15 और 3 हो गया 15 और 3, तो पहली टर्म जो है वो मैंने मान ली 15, सॉरी ये 3 और ये 15, तो ठीक है सर a6 इंटू a16 पूछा है सर, उल्टा भी तो हो सकता है कि ये 15 ये 3, मैंने उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगी, उल्टा मान लेगा तो। अब कुछ लोग इसमें डाउट सर गुजार होंगे सर ये कैसे कर लिया, तो मैंने तो मत घबरा, तो उस एपी का पहली टर्म a1 है कॉमन डिफरेंस d मान ले, ये इक्वेशन भी a और d में a1 और d में, ये इक्वेशन भी a1 और d में, दो इक्वेशन दो अननोन a1 और d निकाल, उसके बेसिस पे a6 और a16 निकाल, तो भाई a21 जो कि a1 दैट इज 3 प्लस 20d होगी उसको तुमने 15 बोला है, तो d कितना आ गया 12/20 है ना, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में दैट इज 3/5। हाँ, अब a6 इंटू a16 का मतलब हो गया सर बेसिकली a6, अब मैं फाइनल आंसर की बात कर रहा हूँ, a6 होगा a1 प्लस 5d और a16 होगा a1 प्लस 15d, तो मैंने कहा 5d की वैल्यू बता सर ये कितनी है, सर ये है 3 और a1 की वैल्यू भी 3 है, a1 की वैल्यू 3 है,
15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? वो 9 दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर ये हो जाएगी 9। तो ये आ गया 12 इंटू 6। आंसर आ गया सर ऑप्शन बी 72 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपके अगर दिमाग में वो वाली चीज आ रही है कि सर मैं उल्टा रिवर्स मानूंगा कि वो बोल होती है, तो आपको ये टर्म ऐड करनी है और ये टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। अपने आप जो फैक्टराइजेशन होगा वो बड़ा मजेदार होगा। पहले ये फैक्टराइजेशन सीखो, फिर इन फैक्टराइजेशन का यूज सीखो। तो अब इसमें फैक्टराइजेशन में सर क्या इनको हम कंप्लीट कर लेंगे? ना, पावर 4 और 1 को देख सिर्फ। पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? आर स्क्वायर का स्क्वायर है ये। 1 किसका स्क्वायर है सर? ये 1 का स्क्वायर है। तो तुझे ए और बी का स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सर आप एक काम करो, ये जोड़ दो और यही घटा दो। ठीक है, तो मैंने ये जोड़ा ये घटाया, अब तक इस टर्म को तो यूज भी नहीं किया। ये लो सर, अब ठीक है। पावर 4 और कांस्टेंट टर्म, पावर 4 और कांस्टेंट टर्म, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं, इसमें तो आ रहा ही नहीं। तो ये पावर 4 और कांस्टेंट टर्म वाली चीज सब जगह काम करेगी। ठीक है, तो पावर 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म इसका परफेक्ट स्क्वायर है। सर ये हमारे पास में जो है वो आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और इन दोनों का एडिशन आ गया सर माइनस आर स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो बेसिकली सर दिस इज a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है सर, अब इस पे आ जा भाई, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेगा? पावर 4 वाली टर्म दैट इज आर स्क्वायर स्क्वायर का है, मतलब पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो सर आर स्क्वायर का स्क्वायर। और कांस्टेंट टर्म पे जा, इस पे मत ध्यान दे, वो अपने आप एडजस्ट होगी। तो सर कांस्टेंट टर्म तो 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो लोगों का स्क्वायर दिख जाए, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो 2ab वाली टर्म जोड़ो और 2ab वाली टर्म जो है वो घटा दो। ठीक है सर, तो 2ab वाली टर्म सर a ये है आर स्क्वायर और b ये है, तो 2a और b ये टर्म मैंने ऐड की और यही टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि ये 4r स्क्वायर है, ये सब्ट्रैक्ट कर दी। अब बारी आई सर इसकी 3r स्क्वायर की, तो इसको तो हमने छेड़ा भी नहीं था, अब इसकी बारी आई। तो यहां से लेकर यहां तक दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का एडिशन आएगा सर माइनस आर स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जब फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, ऐसे इसको भी फैक्टराइज करना, इसको भी फैक्टराइज करना, दोनों आप खुद करना। ठीक है, मैं इस पे आता हूं डायरेक्टली, ये दोनों खुद करना। पहले ये फैक्टराइजेशन सीखो जिसमें कांस्टेंट को इन्वॉल्व करके हमें परफेक्ट स्क्वायर लिखना होता है। इसमें घबराना मत, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? ये 2r स्क्वायर का स्क्वायर है, और कांस्टेंट टर्म किसका है सर? दैट इज 3 का स्क्वायर है। तो ये a हो गया पूरा, ये b हो गया। तो संभाल लेंगे, टेंशन ना लो, मैंने बहुत बढ़िया। इस पे आओ सर, इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मैंने अपने को कांस्टेंट टर्म का कुछ करना थोड़ी है। सॉरी, कुछ लोग बोलेंगे इसमें तो r स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, मैंने उसको चाहिए भी नहीं भाई, हम तो फोकस कर रहे हैं पावर 4 और कांस्टेंट टर्म पर, तो वो दोनों इसमें है। तो सर ये 2r स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म और माइनस 2ab वाली टर्म। ठीक है ना, ये इतना किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया सर? सर ये 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको भी मैं 2r का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बस खेल खत्म। तो सर ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ठीक है, अब सर इन फैक्टराइजेशन से हुआ क्या? मैंने कहा यार ये जो टर्म्स बेसिकली बनती है ना ब्रैकेट में, एक fr होती है तो दूसरी fr माइनस 1 या fr प्लस 1 होती है, ज्यादा fr प्लस 2 होती है। ठीक है, हाँ, ये जो फैक्टराइजेशन जिसमें पावर 4 और r स्क्वायर आ रहे हैं ना और कांस्टेंट टर्म, तो ये वाले जो ब्रैकेट है ना, ये इस वैरायटी से बिलोंग करते हैं। किस वैरायटी से? जो कि टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस का बेस है या बेसिक यूनिट है ये लोग। तो ये आपको जनरली देखने को मिलेंगे सवालों में। ठीक है, जैसे सर कहां देखने को मिलेंगे, मैं कहा जा ये रहा भाई, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, वो ये पूछ रहा है। अब सर ये वाली टर्म है, अब जरा देखना, तो पहले मैंने इसकी जनरल टर्म लिखी दैट इज टीआर। ठीक है, मैंने क्या लिखी? इसकी जनरल टर्म दैट इज टीआर, और जनरल टर्म मैंने बाय ऑब्जर्वेशन लिखी। ऊपर 4.1 4.2 नहीं है, दैट इज 4 into 1 4 into 2 4 into 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो सर 4 सभी में कॉमन है, और साथ में पहली टर्म है तो 1, दूसरी टर्म है तो 2, तीसरी टर्म है तो 3, तो rth टर्म होगी तो r, और डिनोमिनेटर में क्या है सर? 1 प्लस 4, जो भी टर्म का नंबर है उतने ही नंबर की पावर 4 यहां लिखी हुई है। ये लो सर, आराम से देख लो, पहले इसमें r की वैल्यू 1 2 3 ये पुट करके देखो सारे मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब मैंने कहा ये 1 प्लस r की पावर 4 तो अभी फैक्टराइज करके है, क्या फैक्टर है? 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, 2r स्क्वायर कहां से आ गया? अच्छा यहां पे स्क्वायर आएगा प्लीज, 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो मतलब मैंने क्या किया, अब देखो टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस का मैंने वो भी बताया था कि डिनोमिनेटर आ जाए, और डिनोमिनेटर हट ही नहीं रहा है, तो अब टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस, इसको मैंने फैक्टराइज किया। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं सर 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, और दूसरा फैक्टर आ रहा है 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, और ऊपर लिखा हुआ है बेटा 4r। ठीक है, अब जरा देखने वाली बात है कि जब हमें डिनोमिनेटर में टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिखती है तो उनका डिफरेंस हम ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो 4r लिखा हुआ है ना, ये और कुछ नहीं, ये इन दोनों का ही डिफरेंस है। तो 4r कैन बी रिटन एज 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि ये लिखा हुआ है a माइनस बी अपॉन ab, तो जब इसको स्प्लिट करोगे तो आ जाएगा 1/b माइनस 1/a। तो इमेजिन करो इस चीज को कि जब 4r की जगह पहले मैंने ये लिखा, फिर इस ब्रैकेट के नीचे ये दोनों टर्म जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगी? ये वाली दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट के नीचे ये दोनों टर्म जाएंगी, तो ये और ये कैंसिल होगा, ये वाली टर्म बचेगी। तो 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, और माइनस के बाद में इस ब्रैकेट से जब ये वाली दोनों टर्म्स डिवाइड होंगी तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r। तो सर हमने इस जनरल टर्म को दो के डिफरेंस में तोड़ के तो लिख लिया, अब वो वाला चेक पॉइंट लगाते हैं। ठीक है सारा का सारा एकदम अटैच, ध्यान रखना प्लीज। चेक पॉइंट क्या लगाते हैं भाई कि अगर कोई एक fr है तो क्या दूसरा fr प्लस 1 है? मैंने चेक कर लिया यार, देख ये वाली जो टर्म लिखी हुई है ना 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, इन दोनों में से 2r कॉमन ले तो पीछे बचेगा r प्लस 1, ये 1। इसमें अगर मैं r की जगह r माइनस 1 रख दूं, इसमें अगर मैं r की जगह r माइनस 1 रख दूं तो ये आ जाएगा 2r माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा r प्लस 1। अब इस r को अंदर भेज तो ये आ गया 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो ये फंक्शन है, इसमें अगर हम r की जगह r माइनस 1 रख रहे हैं तो सर ये है fr और ये है fr माइनस 1। ठीक है भाई, इसी में r की जगह r माइनस 1 रखो, बहुत बढ़िया सर। अब कैंसिलेशन पैटर्न पे भी जा सकते हो, या फिर अभी जो वो सिखाइए कहानी कि सर ये है हमारे पास में 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r। ठीक है भाई, और r की वैल्यू सर हमें कहां तक जानी है? अप टू 10 टर्म्स, और 1 डालने पर हमें पहली वैल्यू मिल रही थी, पहली टर्म मिल रही थी, तो ये लो सर। अब आपने अभी भी बोला कि ये वाली जो चीज है सर ये है fr माइनस 1, और ये वाली चीज है fr। ठीक है भाई, अब उसी लॉजिक से सोच के बताओ, और जिसको ये वाली चीज नहीं समझ में आए तो वो तो t1 लिखेगा प्लस t2 प्लस t3 कैंसिलेशन पैटर्न ऑब्जर्व करेगा, आराम से आगे बढ़ेगा। मैंने इन दोनों में से इनपुट में से कौन बड़ा है? तो सर एक इनपुट r माइनस 1, दूसरी है r, तो ऑब्वियसली सर ये बड़ा और ये छोटा है। तो भाई बड़े वाला बड़े में
और छोटे वाला छोटे में, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। और अब की बार इनपुट में डिफरेंस एक का ही है तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें आप आर की जगह 1 पुट कर दो तो दिस इज 2 + 1 - 2, और इसमें आप आर की वैल्यू 10 पुट कर दो तो सर ये कितना आ जाएगा 100 × 2 दैट इज 200 + 1 + 20। सर ये तो बेसिकली 1 ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा 1/220 और 221 221। तो बेसिकली सर ये आ गया 220/221, है ना। हाँ